रेवरेंड इंसानिटी इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 1 से 10। फैंग युआन, चुपचाप स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को सौंप दो और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। बुरे कमीने फैंग, अब और विरोध करने की कोशिश करना बंद करो। आज न्याय के सभी प्रमुख गुट सिर्फ तुम्हारे शैतानी अड्डे को नष्ट करने के लिए एक साथ आ गए हैं। ये जगह पहले से ही अपरिहार्य जाल से ढकी हुई है, इस बार तुम्हारा सिर निश्चित रूप से काटा जाएगा। फैंग युआन, तुम शैतान हो, सिर्फ इसलिए कि तुम स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की खेती करना चाहते थे, तुमने जाकर हजारों लोगों को मार डाला। तुमने बहुत से अक्षम्य, जघन्य पाप किए हैं। राक्षस, 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया, मेरे शरीर की पवित्रता छीन ली, मेरे पूरे परिवार को मार डाला और मेरी 9 पीढ़ियों को मार डाला। उस क्षण से मैं तुमसे तीव्र घृणा करने लगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। डॉट 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 डॉट। फैंग युआन गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे जो कि फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने चारों ओर देखा। खून से सने वस्त्र पहाड़ी हवा में युद्ध ध्वज की तरह हल्के से लहरा रहे थे। शरीर पर लगे असंख्य घावों से ताज़ा खून बह रहा था। वहां थोड़ी देर खड़े रहने से ही फैंग युआन के पैरों के नीचे खून का एक बड़ा तालाब जमा हो गया था। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, अब कोई रास्ता नहीं था। ये तो पहले से तय था कि उनकी मृत्यु यहीं होगी। फैंग युआन उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझता था, लेकिन मृत्यु के सामने भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, वह शांत थी। उसकी निगाहें शांत थीं, उसकी आंखें कुएं के गहरे पानी के कुंडों जैसी थीं, इतनी गहरी कि लगता था कि उनका कोई अंत नहीं है। न्याय के प्रमुख गुट जो उसके चारों ओर थे, वे न केवल अनुभवी बुजुर्ग थे, बल्कि युवा और प्रतिभाशाली नायक भी थे। भारी घेरे में घिरे फैंग युआन के चारों ओर कुछ लोग दहाड़ रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे, कुछ की आंखें रोशनी से चमक रही थीं, कुछ अपने घावों को पकड़े हुए भयभीत होकर देख रहे थे। वे हिले नहीं, हर कोई फैंग युआन के अंतिम हमले से सावधान था। 6 घंटे तक ये तनावपूर्ण क्षण चलता रहा, जब तक कि शाम नहीं हो गई और सूरज ने अपनी किरणें पहाड़ के किनारे पर नहीं डाल दी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उस जगह में आग लग गई हो। फैंग युआन, जो पूरे समय एक मूर्ति की तरह चुप था, ने धीरे से अपना शरीर घुमाया। योद्धाओं का समूह अचानक सतर्क हो गया और वे सभी एक बड़ा कदम पीछे हट गए। अब तक फैंग युआन के पैरों के नीचे की ग्रे पहाड़ी चट्टान गहरे लाल रंग में रंग चुकी थी। बहुत अधिक रक्त बह जाने के कारण उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। सूर्यास्त के बाद अचानक उस पर एक तेजों में चमक आ गई। अस्त होते सूरज को देखते हुए फैंग युआन हल्के से हंसा। सूर्य नीले पर्वत के ऊपर अस्त होता है, शरद ऋतु का चांद वसंत की हवा के साथ। सुबह बालों की तरह अच्छी होती है और रात बर्फ की तरह, चाहे आप सफल हो या असफल। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। जब उसने ये कहा तो पृथ्वी पर उसके पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने उभर आईं। वह मूलतः पृथ्वी पर रहने वाले एक चीनी विद्वान थे, जो संयोगवश इस दुनिया में आए थे। उन्होंने 300 वर्षों तक कठिन जीवन जिया और 200 वर्षों तक और कष्ट सहे। उनके जीवन के लगभग 500 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। हृदय की गहराइयों में दबी हुई अनेक स्मृतियां पुनः जीवंत होने लगी, उनकी आंखों के सामने अंकुरित होने लगी। हृदय की गहराई में दबे हुए रहस्य फिर से जीवित होने लगे, उसकी आंखों के सामने जीवन में अंकुरित होने लगे। मैं अंत में असफल हो गया। फैंग युआन ने अपने दिल में भावुक होकर आह भरी, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। यह अंतिम परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने पहले से ही कल्पना कर ली थी। जब उन्होंने शुरू में यह निर्णय लिया था तो उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। राक्षस होना निर्दयी और क्रूर, हत्यारा और विध्वंसक होना है। स्वर्ग या पृथ्वी में ऐसी बात के लिए कोई स्थान नहीं है। दुनिया का दुश्मन बन जाना, फिर भी परिणाम भुगतना। यदि मैंने अभी जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा विकसित किया है वह प्रभावी है, तो भी मैं अपने अगले जीवन में एक राक्षस बनूंगा। ये सोचकर फैंग युआन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। दुष्ट राक्षस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सभी सावधान रहें, राक्षस अपने अंतिम क्षणों से पहले हमला करने वाला है। जल्दी करो और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को आत्मसमर्पण कर दो। सरदारों का समूह आगे बढ़ा। इस समय एक जोरदार धमाके के साथ फैंग युआन ऊर्जा के एक चकाचौंध भरे उभार में डूब गया। डॉट 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 डॉट। वसंत की बारिश चुपचाप किंग माओ पर्वत पर बरस रही थी। रात काफी हो चुकी थी, हल्की बारिश के साथ हल्की हवा चल रही थी। फिर भी किंग माओ पर्वत अंधकार से ढका नहीं था। पहाड़ के किनारे से लेकर नीचे तक दर्जनों छोटी रोशनियां एक चमकदार पट्टी की तरह चमक रही थीं। ये रोशनियां ऊंची इमारतों से चमक रही थीं। हालांकि ये 10,000 रोशनियों के बराबर तो नहीं कहा जा सकता था, फिर भी इनकी संख्या कुछ हजार ही थी। पहाड़ पर गु यू एक गांव स्थित था, जो विशाल एकाकी पहाड़ को मानव सभ्यता का समृद्ध स्पर्श देता था। गु यू गांव के मध्य में एक भव्य मंडप था। इस समय एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा था और रोशनी पहले से भी अधिक चमकदार थी, जो महिमा से जगमगा रही थी। पूर्वजों, कृपया हमें आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना करते हैं कि यह समारोह अनेक असाधारण प्रतिभा और बुद्धिमत्ता वाले युवाओं को अपने साथ लेकर आएगा तथा उनके परिवारों को नया खून और उम्मीदें प्रदान करेगा। गु युए कबीले का मुखिया मध्यम आयु का लग रहा था। उसकी कनपटी पर भूरे बाल थे और वह औपचारिक सफेद वस्त्र पहने हुए भूरे पीले फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर सीधा था, दोनों हाथ जोड़े हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं और वह ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा था।
वह एक लंबे काले केस के सामने था। केस में 3 परतें थीं, जिनमें पूर्वजों की स्मृति पट्टिकाएं रखी हुई थीं। पटियाओं के दोनों ओर तांबे की धूप बत्ती लगी थी, जिसका धुआं उठ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके पीछे 10 से अधिक लोग उसी तरह घुटनों के बल बैठे थे। वे ढीले सफेद औपचारिक वस्त्र पहनते थे और वे सभी कबीले के बुजुर्ग, महत्वपूर्ण सदस्य और अधिक अधिकार रखने वाले लोग थे। प्रार्थना समाप्त करने के बाद गुयू कबीले के मुखिया ने अपनी कमर को झुकाया और अपने दोनों हाथों को फर्श पर दबाया और दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही माथा भूरे पीले फर्श से टकराया, हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसके पीछे बुजुर्ग और महत्वपूर्ण कबीले के सदस्य गंभीरतापूर्वक और शांतिपूर्वक उसका अनुसरण कर रहे थे। इसके साथ ही हॉल में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं और सिर फर्श पर टकराने लगे। जब समारोह समाप्त हो गया तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमीन से उठी और चुपचाप पवित्र मंदिर से बाहर चली गई। दालान में बुजुर्गों की भीड़ से राहत की सांसें सुनाई देने लगीं और माहौल हल्का हो गया। चर्चा का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय बहुत तेजी से उड़ता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है। पिछला समारोह ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो, मैं अभी भी उसे स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। कल वार्षिक भव्य समारोह का उद्घाटन है। मुझे आश्चर्य है कि इस वर्ष कौन सा नया वंश सामने आएगा। मुझे आशा है कि कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली युवा सामने आएंगे। गुयू कबीले ने पिछले 3 सालों से किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरते नहीं देखा है। मान गया, इन कुछ वर्षों में बाई गांव, शियोंग गांव में कुछ प्रतिभाशाली लोग प्रकट हुए हैं। विशेषकर बाई कबीले के बाई निंगबिंग, उनकी प्राकृतिक प्रतिभा काफी भयानक है। ये स्पष्ट नहीं था कि बाई निंगबिंग का नाम किसने लिया था, लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता झलकने लगी। लड़के की योग्यताएं शानदार थीं। केवल 2 वर्ष के प्रशिक्षण की छोटी सी अवधि में ही वह तीसरे स्तर के गो मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। युवा पीढ़ी में उन्हें सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति कहा जा सकता है। यह इस हद तक था कि पुरानी पीढ़ी भी होनहार युवाओं से दबाव महसूस कर सकती थी। समय के साथ वह अनिवार्य रूप से बाई कबीले का स्तंभ बन गया। कम से कम वह स्वतंत्र रूप से एक मजबूत योद्धा भी होगा। इस तथ्य पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ष समारोह में भाग लेने वाले युवाओं के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। आप सही कह रहे हैं, फैंगजी की तरफ से एक युवा प्रतिभा सामने आई है। 3 महीने के बाद बोलने में सक्षम, 4 महीने के बाद चलने में सक्षम, 5 वर्ष की आयु में ही वह कविता सुनाने में सक्षम थे, असाधारण रूप से बुद्धिमान और विशेष रूप से प्रतिभाशाली थे। यह अफसोस की बात है कि उसके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। अब उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची कर रहे हैं। इस व्यक्ति में कम उम्र में ही बुद्धि है और बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। हाल के वर्षों में मैंने उनकी रचनाएं जियांग जिंगजियू, योंग मेई और जियांग चेंगजी सुनी हैं। क्या शानदार रचना है। गुयुए कबीले का मुखिया पैतृक मंदिर से बाहर निकलने वाला अंतिम व्यक्ति था। धीरे से दरवाजा बंद करने के बाद उसने गलियारे में कबीले के बुजुर्गों के बीच चल रही चर्चाओं को सुना। वह तुरंत समझ गया कि बुजुर्ग लोग उस समय गुयुए फोंग युआन नामक युवक के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुल के मुखिया के रूप में उत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित युवाओं पर ध्यान देना स्वाभाविक है। और ऐसा हुआ कि गुयू फैंग युआन जूनियरों में सबसे अधिक आकर्षक था। यह सुनिश्चित करता है कि गुयू फैंग युआन जूनियरों में सबसे अधिक आकर्षक था। अनुभव से पता चला है कि जिन लोगों की युवावस्था में फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, या जिनके पास वयस्कों के बराबर ताकत होती है, या जिनमें अन्य महान जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, उन सभी के पास उत्कृष्ट साधना योग्यताएं होती हैं। अगर यह बच्चा ए ग्रेड की क्षमता दिखाता है तो बहुत सावधानी से वह बाई निंगबिंग के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। भले ही वह बी ग्रेड हो, भविष्य में वह गुयू कबीले का बैनर भी बन सकता है। लेकिन इस तरह की प्रारंभिक बुद्धिमत्ता के साथ बी ग्रेड का प्रतिशत इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ए ग्रेड होना बहुत संभव है। इस विचार के साथ गुयू कबीले के मुखिया ने अपने होठों को धीरे से मुस्कुराहट में बदल दिया। तुरंत खांसते हुए उसने कबीले के बुजुर्गों का सामना किया और कहा, सब लोग, समय बहुत हो गया है। कल के उद्घाटन समारोह के लिए आप सभी को आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा के स्तर का ध्यान रखना चाहिए। उसके शब्दों से बुजुर्ग लोग चौंक गए। वे एक दूसरे की ओर सावधानी भरी आंखों से देखने लगे। कबीले के मुखिया के शब्दों का आशय अच्छा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। हर साल इन युवा प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु बड़े लोग आपस में लड़ते थे, जिससे कान लाल हो जाते थे और सिर से खून बहने लगता था। उन्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और कल तक खुद को तरोताजा रखना चाहिए जब प्रतियोगिता शुरू होगी। विशेषकर गुयू फैंग युआन के साथ, जिसकी ए ग्रेड क्षमता बहुत बड़ी थी। इस तथ्य को छोड़कर कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और वह फोंग जेड के वंश के बचे हुए 2 वंशजों में से एक था। यदि कोई व्यक्ति बहुत सावधानी और प्रशिक्षण के साथ उसे अपने परिवार में लाने में सफल हो जाए तो वह 100 वर्षों तक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। हालांकि मैं आगे बढ़कर वही कहूंगा जो पहले कहा जाना चाहिए। जब आप प्रतिस्पर्धा करें तो निष्पक्षता से करें, किसी भी प्रकार की चालबाजी या षड्यंत्र की अनुमति न हो, या कबीले की एकता को नुकसान न पहुंचे। कृपया आप सभी लोग इसे ध्यान में रखें। कबीले के मुखिया ने सख्त हिदायत दी। हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो फिर शुभ रात्रि, कृपया अपना ख्याल रखें। कबीले के बुजुर्ग लोग गहरे विचारों के साथ धीरे धीरे तितर बितर हो गए। इसके कुछ देर बाद ही लंबा गलियारा शांत हो गया।
वसंत की बारिश की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और कबीले का मुखिया हल्के से खिड़की की ओर चला गया। तुरंत ही उसने पहाड़ की ताज़ी नम हवा में सांस ली। उसे कितनी ताजगी महसूस हुई। ये कोठरी की तीसरी मंजिल थी। कबीले का मुखिया खिड़की से बाहर देख रहा था। वह पूरे गुए गांव का आधा हिस्सा देख सकता था। भले ही रात काफी हो चुकी थी, फिर भी गांव के अधिकांश घरों में लाइटें जल रही थीं, जो असामान्य बात थी। कल उद्घाटन समारोह है और यह सभी के हितों को प्रभावित करेगा। कबीले के लोगों के दिलों में एक प्रकार का उत्साहपूर्ण तथा तनावपूर्ण माहौल छा गया था और इस प्रकार स्वाभाविक रूप से कई लोग ठीक से सो नहीं सके। ये कबीले के भविष्य की आशा है। उसकी आंखों में अनेक रोशनियां नाच रही थीं और कबीले के मुखिया ने आह भरी। ठीक उसी क्षण दुस्पष्ट आंखें चुपचाप रात में चमकती उन्हीं रोशनियों को देख रही थीं, जो अंदर से जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। गुयू गांव, ये 500 साल पहले की बात है। ऐसा लगता है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा ने सचमुच काम कर दिया। फैंग युआन चुपचाप खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा था, हवा से आ रही बारिश को अपने शरीर पर पड़ने दे रहा था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का उपयोग समय को उलटने के लिए किया जाता है। 10 बड़े रहस्यमय गू रैंकिंग में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा 7वें स्थान पर आने में कामयाब रहा। स्वाभाविक रूप से यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। संक्षेप में, यह पुनर्जन्म पाने की क्षमता है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के उपयोग से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं 500 साल पहले के समय में वापस जा रहा हूँ। फैंग युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी दृष्टि अपनी युवा और कोमल पीली हथेलियों पर स्थिर हो गई, फिर धीरे से उन्हें जकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से इस वास्तविकता की सच्चाई को गले लगा लिया। खिड़की की चौखट पर हल्की हल्की बारिश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और काफी देर बाद उन्हें खोला। उन्होंने आह भरते हुए कहा, 500 वर्षों का अनुभव, ये सचमुच एक सपने जैसा लगता है। लेकिन वह ये स्पष्ट रूप से जानता था, ये निश्चित रूप से कोई सपना नहीं था। किंवदंती है कि इस संसार में समय की एक नदी बहती है। ये विश्व के समय प्रवाह और परिसंचरण को सहारा देता है। और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की शक्ति का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में यात्रा कर सकता है और अतीत में लौट सकता है। इस पौराणिक कथा पर कई विरोधाभासी राय हैं। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते और कुछ लोग सत्य के प्रति संशयग्रस्त हैं। वास्तव में बहुत कम लोग इस पर विश्वास करने का साहस कर पाते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का उपयोग करता है तो उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है तथा अपने पूरे शरीर और साधना को इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरक शक्ति बनाना पड़ता है। ऐसी कीमत बहुत महंगी है और जो बात लोग स्वीकार नहीं कर सकते वह यह है कि अपनी जान देकर कीमत चुकाने के बाद उन्हें यह भी नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। इसलिए यदि किसी के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी हो तो भी वे इसका अंधाधुंध उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या होगा अगर अफवाहें झूठी हों और यह महज एक घोटाला हो? यदि फैंग युआन को ऐसी स्थिति में नहीं डाला गया होता तो वह भी इसका उपयोग इतनी जल्दबाजी में नहीं करता। लेकिन अब फैंग युआन पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि सच्चाई उसकी आंखों के सामने रख दी गई थी और उसे नकारना संभव नहीं था। उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। ये तो अफसोस की बात है। शुरू से ही मैंने बहुत अधिक प्रयास व्यर्थ किए थे, लाखों लोगों को मारा था, स्वर्ग को भी क्रोधित किया था और लोगों में प्रतिशोध की भावना भड़काई थी। इस अच्छे गुरु को प्राप्त करने और उसे परिष्कृत करने के लिए मुझे अनेक कष्ट और कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं। फैंग युआन ने आह भरते हुए सोचा। यद्यपि उसका पुनर्जन्म हो चुका था, फिर भी स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसके साथ नहीं आया। हजारों प्राणियों में मनुष्य सबसे महान है। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। गू हजारों प्रकार के विचित्र और रहस्यमय आकार और प्रकार में पाया जाता है। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें गिनना मुश्किल है। कुछ गू 1 या 2 या 3 बार प्रयोग करने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और कुछ गू को बार बार पुनः उपयोग किया जा सकता है जब तक कि इसका उपयोग अपनी सीमा से अधिक न किया जाए। ऐसा कहा जा सकता है कि यह संभव है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उन प्रजातियों में से एक है जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है तथा उसके बाद वे हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर यह चला भी गया तो भी मैं दूसरे को परिष्कृत कर सकता हूँ। मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया है, तो इस जन्म में मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? दया के विचारों को एक तरफ रख देने के बाद फैंग युआन के दिल में महत्वाकांक्षी और दृढ़ भावनाएं फूट पड़ीं। पुनर्जन्म पाने में सक्षम होने के लिए इस तथ्य ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की हानि को पूरी तरह से स्वीकार्य बना दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके पास कुछ कीमती चीज थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने सब कुछ खो दिया। यह अनमोल खजाना था उनकी 500 वर्षों की यादें और अनुभव। उनकी यादों में सभी प्रकार के खजाने और बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिन्हें इस समय तक किसी ने नहीं खोला है। वह इतिहास की सभी बड़ी घटनाओं और घटनाओं को आसानी से समझ सकता है। इसमें अनगिनत आकृतियां हैं, कुछ छिपे हुए स्तरों के पूर्ववर्ती हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ लोग तो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। इन 500 वर्षों के जीवन में श्रमसाध्य साधना और समृद्ध युद्ध अनुभव की यादें भी हैं। इन सभी यादों और अनुभवों के साथ उन्होंने निस्संदेह समग्र स्थिति और आगामी अवसरों को समझ लिया था। अच्छी योजना और क्रियान्वयन के साथ वह स्थिति को बड़ी उग्रता और सुंदरता के साथ सशक्त बना सकते थे। अब ये कोई समस्या नहीं थी कि वह ऊंची सीमाओं को तोड़ते हुए दूसरों से एक कदम आगे बढ़ सकता था। तो मैं ये कैसे करूं? फैंग युआन अविश्वसनीय रूप से समझदार था। उसने अपने आप को संभाला और खिड़की के बाहर रात की बारिश का सामना करते हुए सोचने लगा।
इस विचार के साथ चीजें जटिल लगने लगीं। एक क्षण सोचने के बाद उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। 500 वर्ष का समय बहुत लंबा समय था। उन लंबी उलझी यादों का जिक्र मत कीजिए जिन्हें याद नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि खजानों के छिपे हुए स्थानों या लोगों की विशेष मुलाकातों को याद करना भी काफी था, लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि वे स्थान एक दूसरे से काफी दूर थे और निश्चित समयावधि में ही वहां पहुंचना या जाना होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात खेती है। अभी तक मैंने अपना आदि सागर भी नहीं खोला है, गो मास्टर बनने के मार्ग पर कदम भी नहीं रखा है। मैं तो बस एक नश्वर हूँ। मुझे जल्दी करना होगा और आगे बढ़ना होगा, इतिहास को पकड़ना होगा और अवसरों का सर्वोत्तम लाभ उठाना होगा। यह न भूलें कि खजाने के ये छिपे हुए स्थान उचित आधार के बिना बेकार थे। इसके बजाय ये तो भेड़ियों की मांद में जाकर मौत की तलाश करने जैसा होगा। इस समय फैंग युआन के सामने समस्या खेती की थी। उसे अपनी नींव का स्तर यथाशीघ्र बढ़ाना था। यदि वह अपने पिछले जीवन की तरह धीमा होता तो बहुत देर हो जाती। जितनी जल्दी हो सके खेती करने के लिए मुझे कबीले से संसाधन उधार लेने होंगे। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ उसमें मेरे पास खतरनाक पहाड़ों के बीच आने जाने की शक्ति या योग्यता नहीं है। यहाँ तक कि एक साधारण पहाड़ी सू अभी मेरी जान ले सकता है। अगर मैं तीसरे स्तर के गो मास्टर की साधना तक पहुंच सकता हूं, तो मेरे पास खुद को बचाने और पहाड़ छोड़ने का साधन होगा। राक्षसी मार्ग पर साधना करने वाले 500 वर्षीय व्यक्ति की दृष्टि से किंग माओ पर्वत बहुत छोटा है। गुयुए गांव भी एक पिंजरे जैसा लगता है। लेकिन पिंजरे ने जहां स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया, वहीं पिंजरे की मजबूत सलाखें एक निश्चित प्रकार की सुरक्षा भी प्रदान की। इस छोटी सी अवधि में मैं बस इसी पिंजरे में रहूंगा। जब तक मैं तीसरे स्तर के गो मास्टर तक पहुंच सकता हूं, मैं इस गरीब पहाड़ को छोड़ सकता हूं। सौभाग्य से कल जागृति समारोह है, उसके तुरंत बाद मैं गो मास्टर के रूप में प्रशिक्षण शुरू कर सकूंगा। जब उसने जागरण समारोह के बारे में सोचा तो उसके दिल में दबी पुरानी यादें फिर से उभर आईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रतिभा हो, वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। उसकी निगाह खिड़की के बाहर केंद्रित थी। इसी समय उसके कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और एक युवा किशोर अंदर आया। बड़े भाई, आप बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? युवक पतला था, फैंग युआन से थोड़ा छोटा। उसका चेहरा फैंग युआन से बहुत मिलता जुलता था। जैसे ही फैंग युआन ने अपना सिर घुमाकर इस युवक की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। ये तुम हो, मेरा जुड़वा छोटा भाई? उसने अपनी भौहें उठाईं, उसका चेहरा फिर से ठंडी उदासीनता में बदल गया। फैंग झेंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैर की उंगलियों को देखा। यह उनका विशिष्ट रुख है। मैंने देखा कि बड़े भाई की खिड़की बंद नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर उसे बंद कर दूं। कल जागरण समारोह है, बहुत देर हो गई है और आप अभी तक सोने नहीं गए हैं बड़े भाई। अगर अंकल और आंटी को पता चलेगा तो वे शायद चिंतित हो जाएंगे। फैंग झेंग को फैंग युआन की ठंडक पर आश्चर्य नहीं हुआ। जब वह छोटा बच्चा था तब से उसका बड़ा भाई हमेशा ऐसा ही था। कभी कभी वह सोचता, शायद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, जो सामान्य लोगों से काफी अलग होता है। यद्यपि वह अपने बड़े भाई जैसा ही दिखता था, फिर भी उसे लगता था कि वह चींटी के समान साधारण है। वे एक ही समय में एक ही गर्भ से पैदा हुए थे, और फिर भी स्वर्ग इतना अन्यायी क्यों है? उनके बड़े भाई में अद्भुत प्रतिभा थी, जबकि वे स्वयं पत्थर के समान साधारण थे। उसके आसपास के सभी लोग जब उसका जिक्र करते तो कहते, ये फैंग युआन का छोटा भाई है। उसके चाचा चाची उसे हमेशा अपने बड़े भाई से सीखने को कहते रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी जब वह आईने में देखता तो उसे अपना चेहरा देखकर घृणा महसूस होती। ये विचार कई वर्षों से चल रहे थे, दिन रात उसके हृदय में गहराई से जमते जा रहे थे। इन कुछ वर्षों में फैंग झेंग का सिर अधिक से अधिक झुकता गया, जैसे कोई विशाल पत्थर उसके हृदय पर दबाव डाल रहा हो, तथा वह शांत भी होता गया। चिंतित अपनी चाची और चाचा के बारे में सोचकर फैंग युआन चुपचाप हंसा। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि कैसे इस दुनिया के माता पिता दोनों ने कबीले के एक मिशन में अपनी जान गंवा दी थी। जब वह केवल 3 वर्ष का था तो वह और उसका छोटा भाई अनाथ हो गए। पालन पोषण के नाम पर उसके चाची और चाचा ने उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को हड़प लिया, तथा उसके छोटे भाई और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसने शुरू में एक सामान्य व्यक्ति बने रहने की योजना बनाई थी, यहाँ तक कि अपनी क्षमताओं को छुपाने और समय का इंतजार करने की भी योजना बनाई थी। हालांकि उनका जीवन कठिन था, जिसके कारण फैंग युआन के पास अपनी प्रतिभा को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तथाकथित प्रतिभा महज एक परिपक्व और बुद्धिमान आत्मा है, जो पृथ्वी की कुछ लोकप्रिय प्राचीन कविताओं को अपने साथ लेकर आई है। इससे वह लोगों को चौंकाने और ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। बाहरी दुनिया के दबाव के कारण युवा फैंग युआन ने खुद को बचाने के लिए एक ठंडा उदासीन भाव बनाए रखने का निर्णय लिया, जिससे किसी भी रहस्य को उजागर करने की संभावना कम हो गई। समय के साथ साथ यह ठंडापन उसकी आदत बन गई और वह इसे व्यक्त करने का आदी हो गया। वेबसाइट जर्गनेट द्वारा संचालित जीन हैकमैन की भावनात्मक 911 कॉल में भयावह विवरण सामने आए। 70 के दशक के ऐसे संगीतकार जिनसे आप असल जिंदगी में मिलना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार उसके चाची और चाचा अब उस पर और उसके छोटे भाई पर कठोर नहीं रहे। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए और वे बड़े होते गए, भविष्य अधिक आशावादी होता गया और बेहतर उपचार की संभावना बढ़ती गई। ये प्रेम नहीं था, बल्कि एक प्रकार का निवेश था। ये हास्यास्पद है कि उसके छोटे भाई ने कभी इस सच्चाई को नहीं देखा।
न केवल उसे अपनी चाची और चाचा द्वारा धोखा दिया गया था, बल्कि उसने अंदर ही अंदर आक्रोश को दबाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अब वह एक अच्छे स्वभाव वाला और ईमानदार लड़का लग रहा था, लेकिन फैंग युआन की यादों में जब उसके भाई के बारे में पता चला कि वह एक ग्रेट प्रतिभाशाली है, तो कबीले ने उसके पालन पोषण में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बाद अंदर दबा हुआ सारा आक्रोश, ईर्ष्या और घृणा बाहर आ गई, और कई बार फैंग जेंग अपने ही बड़े भाई को निशाना बनाता, दबाता और उसका जीवन कठिन बना देता। जहां तक उनके अपने ग्रेड का सवाल है तो वह केवल सी ग्रेड प्रतिभा थी। भाग्य को मजाक करना बहुत पसंद है। जुड़वां बच्चों की जोड़ी बड़े वाले के पास केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन वह एक दर्जन वर्षों से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। जिस युवा को हमेशा नजरअंदाज किया जाता था, वह ग्रेड प्रतिभा वाला था। जागृति समारोह के परिणामों ने कबीले को स्तब्ध कर दिया था। उसके बाद दोनों भाइयों के साथ किया गया व्यवहार अचानक बदल गया। छोटा भाई स्वर्ग की ओर उठता हुआ अजगर जैसा था, बड़ा भाई फीनिक्स पक्षी जैसा था जो धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अपने छोटे भाई से अनेक कष्ट और परेशानियां झेलनी पड़ी, उसकी चाची और चाचा की ठंडी निगाहें, कबीले के लोगों की अवमानना। क्या वह इससे नफरत करता था? अपने पिछले जन्म में फैंग युआन को इससे नफरत थी। वह अपनी प्रतिभा की कमी से घृणा करता था, वह इस बात से घृणा करता था कि कबीला कितना हृदयहीन था, वह इस बात से घृणा करता था कि भाग्य कितना अन्यायपूर्ण था। लेकिन अब, अपने 500 वर्षों के जीवन के अनुभवों का उपयोग करते हुए, इस मार्ग पर पुनर्विचार करते हुए, उनका हृदय वास्तव में शांत था, उनमें घृणा का एक कण भी नहीं था। नाराजगी से क्या हासिल होने वाला था, इस बारे में सोचते हुए कि क्या दूसरे दृष्टिकोण से वह अपने छोटे भाई, चाची और चाचा को समझ सकता था, यहां तक कि 500 साल बाद उन दुश्मनों को भी जिन्होंने उस पर हमला किया था। बलवान निर्बल को खा जाता है, योग्यतम जीवित रहता है, ये इस संसार के सदैव नियम रहे हैं। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वह हमेशा अवसरों को पाने के लिए संघर्ष करता रहता है। इतने सारे युद्ध और हत्याओं के बीच ऐसी कौन सी बात है जो समझी नहीं जा सकती? 500 वर्षों के जीवन के अनुभव ने उन्हें ये सब समझने में सक्षम बनाया है, वह भी ऐसे हृदय से जो अमरता प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई उसके इस प्रयास को रोकने की कोशिश करता है, तो चाहे वह कोई भी हो, वह उसे मार देगा और बच जाएगा। उसके दिल में आकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, इस रास्ते पर कदम रखना दुनिया को अपना दुश्मन बनाना था, और अकेले रहना, मारना नियति थी। ये 500 वर्षों के जीवन का समापन था। बदला लेना मेरा इरादा नहीं है, राक्षसी मार्ग समझौता नहीं करता है। ये सुनकर वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और अपने छोटे भाई की ओर एक हल्की सी नजर डाली। आपका यहाँ कोई काम नहीं है? फैंग जेंग का दिल कांप उठा जब उसने महसूस किया कि उसके भाई की आंखें बर्फ की धार की तरह तीखी थीं, जो उसके दिल की गहराई में उतरती प्रतीत हो रही थीं। ऐसी निगाहों के नीचे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बर्फ में नंगा पड़ा है और कोई रहस्य नहीं छिपा पा रहा है। तो फिर मैं कल आपसे मिलूंगा, बड़े भाई। आगे कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण फैंग जेंग ने धीरे से दरवाजा बंद किया और चला गया। बैंग बैंग बैंग। रात्रि गश्त कर रहे चौकीदार ने ताल से लकड़ी के ताली बजाए। आवाजें ऊंचे स्तंभों वाले घरों तक फैल गईं। फैंग युआन ने अपनी सूखी पलकें खोली जबकि उसका दिल चुपचाप सोच रहा था, भोर होने से पहले का समय हो चुका है। वह कल रात बिस्तर पर लेटा हुआ बहुत देर तक सोचता रहा। उसने बहुत सारी योजनाएं सोचीं। वह संभवतः केवल 2 घंटे से कुछ अधिक ही सोए होंगे। इस शरीर ने अभी साधना आरंभ नहीं की है, इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल नहीं है और इस प्रकार इसका शरीर और मन अभी भी थकावट से घिरा हुआ है। हालांकि 500 वर्षों के अनुभव के साथ फॉन्ग युआन ने इस्पात जैसा दृढ़ संकल्प विकसित कर लिया था। इस प्रकार की नींद से वंचित थकान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसने तुरंत ही पतला रेशमी कंबल हटा दिया और सफाई से उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की खोली और पाया कि वसंत की बारिश रुक गई थी। धरती, वृक्षों और जंगली फूलों की सुगंध का मिश्रण उनका स्वागत कर रहा था। फैंग युआन को लगा कि उसका सिर साफ हो गया है, उसकी नींद पूरी तरह से दूर हो गई है। अभी सूरज उग ही चुका था, आसमान अभी भी गहरा नीला था, न अंधेरा न चमकीला। चारों ओर देखने पर हरे बांस और लकड़ी से बने ऊंचे मकान, पहाड़ के विपरीत हल्के हरे रंग का समुद्र प्रतीत हो रहे थे। ऊंचे मकान कम से कम 2 मंजिल के होते थे, ये पहाड़ी लोगों के लिए मकान की अनूठी संरचना थी। पहाड़ की असमान सतह के कारण पहली मंजिल पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभे लगे हैं, दूसरी मंजिल पर लोग रहते हैं। फैंग युआन और उनके भाई फैंग जेन दूसरी मंजिल पर रुके थे। युवा मास्टर फेंग युआन, आप जाग रहे हैं? मैं ऊपर जाकर तुम्हारे नहाने का इंतजार करूंगी। इसी समय नीचे से एक युवती की आवाज सुनाई दी। नीचे देखते हुए फेंग युआन ने अपने निजी नौकर शेन कुई को देखा। उसका रूप रंग औसत से थोड़ा ही ऊपर था, लेकिन वह अच्छे कपड़े पहनती थी। शेन कुई ने लंबी आस्तीन और पतलून के साथ एक हरे रंग का बागे पहना था, उसके पैरों में कढ़ाई वाले जूते थे और उसके काले बालों में मोती की हेयरपिन थी। सिर से पैर तक उसका शरीर युवा ऊर्जा से भरपूर था। वह पानी का एक कटोरा लेकर खुशी से फैंग युआन को देखती रही और ऊपर की ओर चली गई। पानी सही तापमान पर था और इसका उपयोग चेहरा धोने के लिए किया गया था। अपना मुंह धोने के बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए विलो की टहनी और बर्फ के नमक का इस्तेमाल करता था। शेन कुई धीरे से इंतजार कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें वसंत की तरह जीवंत थीं। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने फैंग युआन को कपड़े पहनने में मदद की। इस प्रक्रिया के दौरान उसके मोटे स्तन उसकी कोहनी या पीठ पर कई बार रगड़ खा रहे थे।
फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका हृदय जल की तरह शांत था। ये नौकरानी उसकी चाची और चाचा की निगरानी के अलावा और कुछ नहीं थी और एक घमंडी, निर्दयी लड़की थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसे मोहित कर लिया था, लेकिन जागृति समारोह के बाद जब उसकी स्थिति गिर गई तो उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और उसे अनगिनत तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। जब फैंग जेंग आया तो उसने शेन कुई को फैंग युआन के सीने के कपड़ों की सिलवटों को ठीक करते हुए देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। इन वर्षों में वह अपने बड़े भाई के साथ फैंग युआन की देखरेख में रह रहा था तथा उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रहता था। हालांकि उसकी नौकरानी शेन कुई जैसी जवान लड़की नहीं थी बल्कि एक मोटी और बूढ़ी औरत थी। मुझे आश्चर्य है कि किस दिन शेन कुई इस तरह मेरा इंतजार कर सकती है, आश्चर्य है कि कैसा लगता है। फैंग जेंग ने अपने दिल में सोचा, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। फैंग युआन के प्रति उसकी चाची और चाचा का पक्षपातपूर्ण प्रेम सभी के लिए कोई रहस्य नहीं था। शुरू में तो उनके पास सेवा करने के लिए कोई नौकर भी नहीं था। ये फैंग युआन ही था जिसने पहल करने का निर्णय लिया और फैंग जेंग के लिए एक मांगने का निर्णय लिया। यद्यपि स्वामी और सेवक की स्थिति में अंतर था, लेकिन आमतौर पर फैंग जेंग ने शेन कुई को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ शेन एक थी जो उसकी चाची और चाचा के पास खड़ी थी। माँ शेन पूरे घर की देखभाल करती थी, उनकी चाची और चाचा का उन पर पूरा भरोसा था, उनका अधिकार कम नहीं था। ठीक है, सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग युआन ने अधीरता से शेन कुई के कोमल छोटे हाथों को हटा दिया। उसके कपड़े बहुत पहले से साफ सुथरे थे, वह बस उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। शेन कुई और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए फैंग युआन के एक ग्रेट प्रतिभा होने की संभावना बहुत बड़ी थी। यदि वह उसकी उपपत्नी बन सकती तो वह नौकरानी से मालिक बन सकती थी, यह एक बहुत बड़ा कदम था। अपने पिछले जीवन में फैंग युआन को उसके द्वारा धोखा दिया गया था और उसके मन में शेन कुई के लिए भावनाएं थीं। पुनर्जन्म के बाद वह धधकती आग की तरह स्वच्छ हो गया था, उसका हृदय बर्फ की तरह ठंडा था। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। फैंग युआन ने शेन कुई की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वह अपनी आस्तीन की हथकड़ी ठीक कर रहा था। शेन कुई ने थोड़ा मुंह बनाया, यह महसूस करते हुए कि आज फैंग युआन का हैरान करने वाला व्यवहार अजीब और परेशान करने वाला था। वह बिगड़े हुए अंदाज में जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके ठंडे और भ्रमित करने वाले स्वभाव से डरकर उसका मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ। अंत में उसने हाँ कहा और आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई। क्या आप तैयार हैं? फैंग युआन ने फैंग जेंग से पूछा। उसका छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था, उसका सिर अपने पैरों की उंगलियों को देखने के लिए झुका हुआ था। उसने हल्के से हाँ कहा। फैंग जेंग वास्तव में चौथे पहर से ही जाग रहा था और इतना घबराया हुआ था कि दोबारा सो नहीं सका। वह चुपचाप बिस्तर से उठकर बहुत पहले ही तैयार हो गया था, उसकी आंखों के सामने काले घेरे थे। फैंग युआन ने सिर हिलाया। पिछले जन्म में वह अपने छोटे भाई के विचारों के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस जन्म में वह कैसे नहीं समझ पाया। लेकिन अभी यह उसके लिए अर्थहीन था और उसने हल्के से कहा, तो चलो। इसलिए दोनों भाई घर छोड़कर चले गए। रास्ते में उन्हें समान आयु के कई युवा मिले, जो दो दो या तीन तीन के समूहों में थे और स्पष्टतः एक ही गंतव्य की ओर जा रहे थे। देखो दोस्तों, वे फैंग भाई हैं। उनके कान छोटी छोटी सावधानी भरी बातें सुन सकते थे। उनमें से कुछ ने जोर देकर कहा, जो आगे चल रहा है वह फांग युआन है, ये वही फांग युआन है जिसने कविताओं की रचना की है। तो यह वही है। उनका चेहरा भावहीन है, जैसे कि उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं है, जैसा कि अफवाहों में कहा गया है। किसी ने ईर्ष्या और जलन से भरे खट्टे स्वर में कहा, अगर तुम उसके जैसे होते तो तुम भी वैसा ही अभिनय कर सकते। किसी ने उस व्यक्ति के खिलाफ ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिसमें एक प्रकार का असंतोष छिपा हुआ था। फैंग जेंग भावशून्य होकर सुनता रहा। वह लंबे समय से इस तरह की चर्चा का आदी था। वह सिर झुकाए चुपचाप अपने बड़े भाई के पीछे चला गया। अब तक भोर की रोशनी क्षितिज पर फैल चुकी थी और फैंग युआन की छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन अचानक फैंग युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंधेरे में चल रहा था। यह अंधेरा उसके बड़े भाई की ओर से आ रहा था। शायद इस जीवन में वह अपने भाई की कैद वाली विशाल छाया से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसे अपनी छाती पर दबाव महसूस हुआ जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ये घृणित भावना उसे घुटन शब्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये बातचीत इस कहावत का एक अच्छा उदाहरण है, जो लोग असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं वे आसानी से दूसरों में ईर्ष्या पैदा कर देते हैं। फैंग युआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा, क्योंकि वह चारों ओर हो रही गपशप सुन रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब ये घोषणा की गई कि उनमें सी ग्रेड की प्रतिभा है, तो उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया और लंबे समय तक कठोर तिरस्कारपूर्ण शीतलता सहनी पड़ी। उसके पीछे फैंग जेंग की सांसें धीमी हो गईं और उसने सुनना बंद करने की कोशिश की। फैंग युआन अपने पिछले जीवन में जो कुछ नहीं समझ पाया था, उसे वह इस जीवन में सूक्ष्मता से समझ सका। यह उनकी गहरी अंतर्दृष्टि की क्षमता थी जो उन्होंने 500 वर्षों के जीवन के अनुभवों से अर्जित की थी। अचानक उसे अपनी चाची और चाचा की याद आई कि वे कितने षड्यंत्रकारी थे। उसे निगरानी के लिए शेन कुई दे दिया और उसके छोटे भाई को एक बूढ़ी नस दे दी, जीवन की अन्य बातों को शामिल नहीं किया जो उनके बीच भिन्न थीं। इन सभी कार्यों के पीछे उद्देश्य छिपा था, वे उसके छोटे भाई के दिल में अप्रसन्नता पैदा करना चाहते थे और भाइयों के बीच दरार पैदा करना चाहते थे। लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि उन्हें कम मिला है या नहीं, लोगों को इस बात की चिंता है कि जो मिला है वह ठीक से वितरित हुआ है या नहीं।
अपने पिछले जीवन में उसके अनुभव बहुत कम थे, जबकि उसका छोटा भाई बहुत मूर्ख और भोला था। इस प्रकार उसकी चाची और चाचा ने सफलतापूर्वक उनके बीच दरार पैदा कर दी। जागृति समारोह के साथ पुनर्जन्म लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्थिति को बदलना मुश्किल था। लेकिन फैंग युआन की दुष्टतापूर्ण रणनीति और बुद्धिमत्ता के कारण ऐसा नहीं है कि स्थिति को बदला नहीं जा सकता। उसके छोटे भाई को पूरी तरह से दबाया जा सकता है। उस युवा शेन कुई को वह जल्दी ही उपपत्नी में बदल सकता है। अपनी चाची, चाचा और कबीले के बुजुर्गों को न भूलें, उन्हें हराने के उसके पास कम से कम कई सौ तरीके थे। लेकिन मुझे ऐसा करने का मन नहीं है, फैंग युआन ने लापरवाही से आह भरी। तो क्या हुआ अगर वह उसका अपना छोटा भाई था? रक्त संबंधी के बिना उसका छोटा भाई एक बाहरी व्यक्ति था, वह उसे कभी भी आसानी से छोड़ सकता था। तो क्या हुआ अगर शेन कुई और अधिक सुंदर हो गई? प्रेम और निष्ठा के बिना वह शरीर का एक मांस का ढेर मात्र थी। उसे रखेल की तरह रखें, वह योग्य नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह उसकी चाची और चाचा या कबीले के बुजुर्ग थे? वे तो जीवन में बस राहगीर हैं। इन लोगों को हराने के लिए प्रयास और ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? हे, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आते, तब तक तुम एक तरफ जाकर भाग सकते हो। मुझे तुम्हारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। एक माँ शेन एक उपाधि या महिला को उसकी स्थिति के अनुसार बुलाने का तरीका है। सूरज आसमान में उगता है, सूरज की किरणें चमकती हैं। पहाड़ पर कोहरा बहुत घना नहीं होता, तेज किरणें आसानी से गुजर जाती हैं। 100 से अधिक 15 वर्षीय युवक कबीले के मंडप के सामने एकत्र हुए। कबीले का मंडप गांव के मध्य में था, 5 मंजिल ऊंचा और तीखी ढलान वाली छतों वाला। इसकी कड़ी सुरक्षा थी। मंडप के सामने चौक था और मंडप में गुह्युए के पूर्वज स्मारक पट्टिकाओं का मंदिर था। कबीले के मुखिया की हर पीढ़ी मंडप में रहती थी। प्रत्येक बड़े समारोह या बड़ी घटना पर कबीले के बुजुर्ग यहाँ एकत्रित होते थे और चर्चा भी करते थे। ये पूरे गांव का अधिकार केंद्र था। अच्छा, आप सभी समय के पाबंद हैं। आज जागृति समारोह है, यह आपके जीवन का महान मोड़ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरे साथ आओ। इस समय जो जिम्मेदार था वह अकादमी का वरिष्ठ व्यक्ति था। उनकी दाढ़ी और बाल सफेद थे और वे युवा किशोरों को मंडप में ले जाते समय काफी उत्साहित थे। हालांकि वे ऊपर नहीं गए, बल्कि एक बड़े हॉल के प्रवेश द्वार से होते हुए नीचे ले जाए गए। एक पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरकर वे एक भूमिगत गुफा में चले गए। युवकों के समूह ने आश्चर्यचकित होकर शोर मचाया। भूमिगत गुफा बहुत सुंदर थी। स्टेलेक्टाइट्स इंद्रधनुष के रंगों से चमक रहे थे। ये रोशनी युवाओं के चेहरों पर चमक रही थी। नियॉन रंग बहुत खूबसूरत थे। फैंग युआन भीड़ में घुल मिल गया और चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अपने दिल में उसने सोचा, सैकड़ों साल पहले गुयू कबीले के लोग किंग माओ पर्वत पर आए और केंद्रीय भूमि से दक्षिण सीमा तक पलायन करने के बाद बस गए। ये तब की बात है जब उन्हें इस भूमिगत गुफा में एक आत्मा का झरना मिला। यह आध्यात्मिक झरना बड़ी संख्या में आदिम पत्थरों का उत्पादन करता है। ये कहा जा सकता है कि यह गुयू गांव की नींव थी। वे कई सौ कदम चले। अंधेरा बढ़ने लगा और पानी की आवाजें धीमी धीमी सुनाई देने लगीं। एक कोने पर मुड़ने के बाद एक 3 झांक चौड़ी एक भूमिगत नदी ने उनका स्वागत किया। अब तक स्टेलेक्टाइट्स की रंगीन रोशनियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं, फिर भी अंधेरे में नदी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ये रात्रि आकाश की तारों भरी नदी जैसा था। नदी गुफा की अंधेरी गहराइयों से बह रही थी। क्रिस्टल साफ पानी के अंदर मछलियां, जलीय पौधे और यहाँ तक कि नदी के नीचे की रेत भी देखी जा सकती है। नदी के सामने फूलों का समुद्र था। ये गुयू कबीले का बारीकी से उगाया गया चंद्र ऑर्किड था। सुंदर नीले और गुलाबी रंग की पंखुड़ियां अर्धचंद्राकार थीं। फूलों के तने जैद जैसे थे। फूल का केंद्र प्रकाश के नीचे मोतियों से निकलने वाली गर्म चमक की तरह चमक रहा था। पहली नजर में अंधेरे पृष्ठभूमि में फूलों का समुद्र एक विशाल भूमि के टुकड़े जैसा दिखता है जो नीले हरे कालीन से ढका हुआ है और जिस पर अनगिनत मोती बिखरे हुए हैं। चंद्र ऑर्किड बहुत सारे गो का भोजन है। इस पुष्प सागर को कबीले का सबसे बड़ा साधना माध्यम कहा जा सकता है, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। वाह, कितना सुंदर! ये सचमुच सुंदर है। इस नए दृश्य ने युवा किशोरों की आंखें खोल दी। उनमें से प्रत्येक की निगाहों से उत्साह और चिंता की भावना चमक रही थी। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारा नाम पुकारता हूँ। जिन लोगों को बुलाया जाता है उन्हें इस नदी से होकर विपरीत तट तक चलना होता है। जितना हो सके उतना चलें, बेशक जितना आगे जाएंगे उतना बेहतर होगा। क्या आप सब ठीक हैं? बड़े ने कहा। सब ठीक है, युवकों ने जवाब दिया। दरअसल यहाँ आने से पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों या वरिष्ठों से इस बारे में बात करते सुना था। ये सर्वविदित है कि आप जितना आगे चल सकते हैं, आपकी प्रतिभा उतनी ही बेहतर होती है। आपका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। गुयू चेनबो, बुजुर्ग ने नाम सूची पकड़ी और पहले व्यक्ति को बुलाया। नदी चौड़ी तो थी, लेकिन गहरी नहीं थी। वह एक युवक के घुटनों तक पानी में डूबी हुई थी। चेनबो का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था जब उसने फूलों के समुद्र के किनारे कदम रखा। ऐसा करते समय उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, जैसे उसके सामने एक दीवार थी जिसे वह देख नहीं पा रहा था और जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। इस दौरान उसके पैरों के पास लगे फूलों से अचानक एक हल्की सफेद रोशनी निकली। प्रकाश चेनबो के चारों ओर एकत्रित हो गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक क्षण के लिए चेनबो को दबाव कम महसूस हुआ। उसे रोकने वाली अदृश्य दीवार अचानक नरम पड़ गई। ये कहते हुए चेनबो ने अपने दांत पीस लिए और अपनी ताकत जुटाते हुए आगे बढ़ गया।
उसने कठोरता से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, फिर भी 3 कदम चलने के बाद उसके सामने की दीवार फिर से पहले जैसी सख्त हो गई। इस प्रकार वह आगे नहीं चल सका। ये देखकर बुजुर्ग ने आह भरी। जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने कहा, गू चेन बो, 3 कदम, गू मास्टर बनने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। अगला, गू यू जाओ जी। चेन बो का चेहरा पीला पड़ गया था और वह नदी पार कर उन युवकों के पास वापस जा रहा था। वह अपने दांत भींच रहा था। बिना किसी प्रतिभा के वह एक सामान्य मनुष्य की तरह रह सकता था तथा कबीले में सबसे निचला स्थान प्राप्त कर सकता था। उनका कद डगमगा रहा था। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, मानो वास्तविकता ने उनकी सारी आशाओं को मार दिया हो। कई लोगों ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा, जबकि उससे भी अधिक लोगों की नज़र नदी पार कर रहे दूसरे व्यक्ति पर टिकी हुई थी। अफसोस की बात यह थी कि यह युवक केवल 4 कदम ही आगे बढ़ सका, इसमें प्रतिभा भी नहीं थी। हर किसी में गू मास्टर बनने की स्वाभाविक प्रतिभा नहीं होती। सामान्यतः कहा जाए तो यदि 10 में से 5 लोगों में प्रतिभा हो तो ये बुरी बात नहीं है। गू कबीले में यह अनुपात अधिक है, जो 6 लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूयू कबीले के पूर्वज पहली पीढ़ी के कबीले नेता एक प्रसिद्ध, पौराणिक और शक्तिशाली व्यक्ति थे। साधना के कारण उनके रक्त में शक्तिशाली जीन थे। इस प्रकार गूयू कबीले में प्रतिभा की औसत गुणवत्ता आमतौर पर अधिक थी क्योंकि वे अपनी नसों में उसका खून लेकर चलते थे। लगातार 2 असफलताओं के कारण अंधेरे में ये दृश्य देख रहे अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर भद्दे भाव उभरने लगे। यहां तक कि कबीले का मुखिया भी थोड़ा उदास था। अगले ही क्षण अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने तीसरा नाम पुकारा, गू युमो बेई। यहाँ लिनेन के वस्त्र पहने एक घोड़े जैसे चेहरे वाला युवक जैसे ही आगे आया, उसने हल्के से आवाज लगाई। वह लंबे कद का था और अपने साथियों की तुलना में अधिक मजबूत दिखता था। उनमें एक बहादुरी भरी आभा थी। वह कुछ ही कदम चलकर नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, एक के बाद एक छोटी छोटी रोशनियां उसके शरीर में प्रवेश करती गईं। वह 36 कदम तक चलता रहा, फिर अंततः आगे नहीं बढ़ सका। नदी किनारे खड़े युवक आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। अकादमी के बुजुर्ग ने खुशी से कहा, अच्छा, गू युमो बेई, बी ग्रेड प्रतिभा। यहाँ आओ, मुझे अपना आदिम समुद्र दिखाओ। गू युमो बेई अकादमी के वरिष्ठ छात्र के पास वापस चली गई। बाद वाले ने अपना हाथ बढ़ाकर किशोर के कंधे पर रख दिया और ध्यान से जांच करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर हिलाकर कागज पर लिख दिया, गू युमो बेई, 6 गुना 6 नाप का आदिम समुद्र, सख्ती से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस विशेष प्रतिभा को 4 ग्रेडों से मापा जा सकता है, ए ग्रेड से डी ग्रेड तक। ए डी ग्रेड प्रतिभावान युवा जो 3 वर्षों तक शिक्षित होते हैं, वे प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ गू मास्टर बन सकते हैं तथा परिवार की नींव बन सकते हैं। 2 साल की साधना के बाद एस बड़ी ई ग्रेड प्रतिभा वाले युवा आमतौर पर रैंक 2 के वरिष्ठ गू मास्टर बनने में सक्षम हो जाते हैं, जो कबीले की रीढ़ बन जाते हैं। ए बी ग्रेड प्रतिभा का ध्यान रखा जाना चाहिए। अक्सर भविष्य में कबीले के मुखिया बनते हुए 6-7 साल के प्रशिक्षण के साथ वे तीसरे दर्जे के गू मास्टर बन जाते हैं। और जब बात ए ग्रेड की आती है, भले ही वह सिर्फ एक ही क्यों न हो, तो ये पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आता है। बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस प्रतिभा के साथ लगभग 10 वर्षों में वे चौथे रैंक के गू मास्टर बन सकते हैं। उस क्षण वे कबीले के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक ये गू युमो बेई बड़ा होता है, अंततः वह गूयू कबीले के बुजुर्गों में से एक बन जाएगा। तभी अकादमी का वह बुजुर्ग खुशी से हंस पड़ा। अंधेरे में देख रहे बुजुर्गों ने भी राहत की सांस ली। फिर वे सब ईर्ष्या से अपने बीच बैठे एक बुजुर्ग की ओर देखने लगे। ये बुजुर्ग भी घोड़े के चेहरे वाला था, जिसे गू युमो बेई के दादा गू युमो चेन के नाम से जाना जाता था। उसका चेहरा पहले से ही मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पुराने दुश्मन की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? मेरा पोता बुरा नहीं है, गू चिलियान। गू चिलियान का सिर लाल बालों से भरा हुआ था। उसने झुंझलाहट में हम्फ कहा और दूसरों को जवाब नहीं दिया। ये स्पष्ट था कि उसके चेहरे का भाव सचमुच गहरा था। 1 घंटे बाद आधे युवा पहले ही फूलों के समुद्र से गुजर चुके थे। उनमें काफी संख्या में सी और डी ग्रेड की प्रतिभाएं थीं, जबकि उनमें से आधे युवाओं में कोई प्रतिभा ही नहीं थी। रक्तरेखा पतली होती जा रही है। इन कुछ वर्षों में वंश को मजबूत करने के लिए वंश में कोई भी रैंक 4 का स्वामी नहीं था। चौथी पीढ़ी का कुल प्रमुख एकमात्र 5वीं श्रेणी का गुरु था, लेकिन अंत में वह फूल मदिरा भिक्षु के साथ नष्ट हो गया और अपने पीछे कोई वंशज नहीं छोड़ा। गूयू कबीले की बाद की पीढ़ी की प्रतिभाएं कमजोर होती जा रही हैं, कबीले के मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इस समय अकादमी के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, गू यूची चेन। ये नाम सुनते ही सभी बुजुर्गों ने गू यूचिलियान की ओर देखा। ये गू यूचिलियान का पोता था। गू यूचिलियान का शरीर छोटा और नाटा था और चेहरा दागों से भरा हुआ था। वह अपनी मुट्ठी भींचे हुए था, उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था। ये स्पष्ट था कि वह बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही वह विपरीत किनारे पर पहुंचा, छोटी छोटी रोशनियां उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। 36 कदम सीधे चलने के बाद वह रुक गया। एक और बी ग्रेड, अकादमी का बुजुर्ग चिल्लाया। युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे गू यूची चेन ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। हा 36 कदम, 36 कदम। गू यूचिलियान गर्व से गू युमो बेई को घूरते हुए चिल्लाया। इस बार गू युमो चेन के चेहरे पर कड़वाहट आने की बारी थी।
गु यूची चेन हो। भीड़ के बीच में फैंग युआन ने सोच विचार कर अपनी ठोड़ी को सहलाया। उनकी यादों में कबीले ने गु यूची चेन को भारी सजा दी थी क्योंकि उसने जागृति समारोह के दौरान धोखा दिया था। वास्तविकता में चीचेन के पास केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन क्योंकि उसके दादा गु यूची लियान ने उसे फर्जी परिणाम देने में मदद की थी, इसलिए वह बी ग्रेड की प्रतिभा वाला प्रतीत हुआ। सच कहें तो अगर वह धोखा देना चाहता था तो फैंग युआन के पास ऐसा करने के अनगिनत तरीके थे। कुछ तरीके तो गु यूची चेन के तरीके से भी अधिक उत्तम थे। यदि कोई बी ग्रेड या ए ग्रेड की प्रतिभा सामने आती तो उसे कबीले का भरपूर ख्याल मिलता। लेकिन सबसे पहले फैंग युआन का अभी पुनर्जन्म हुआ था। इस स्थिति में धोखाधड़ी की विधि तैयार करना कठिन था। दूसरे, यदि वह धोखा देने में सफल भी हो गया तो भी वह अपनी साधना की गति को नकली नहीं बना सकेगा। तब तक उसका पर्दाफाश हो चुका होगा। हालांकि गु यूची चेन अलग थे। उनके दादा का नाम गु यूची लियान था, जो कबीले में सबसे अधिक अधिकार रखने वाले 2 बुजुर्गों में से एक थे। इससे ची लियान अपने पोते की क्षतिपूर्ति करने में सक्षम हो जाएगा। गु यूची लियान हमेशा गु यू मो चेन के प्रति शत्रुतापूर्ण था। ये 2 बुजुर्ग कबीले के 2 सबसे बड़े प्रभावशाली अधिकारी हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए उसे अपने पोते में असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वह पीछे से मदद कर रहा था। गु यूची चेन कुछ समय के लिए सच्चाई को छुपाने में सक्षम था। मेरी यादों में अगर वह घटना न होती तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। फैंग युआन की आंखें चमक उठी। उसका दिमाग इस ज्ञान को अपने लाभ के लिए उपयोग करने के तरीके सोचने लगा। यदि वह मामले को मौके पर उजागर कर देता तो उसे कबीले से थोड़ा इनाम मिलता, लेकिन फिर वह अत्यधिक शक्तिशाली गु यूची लियान को नाराज कर देता। यह उचित नहीं था। इतने कम समय में वह उन्हें ब्लैकमेल भी नहीं कर सका। निम्न स्तर का होने के कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव उस पर ही पड़ेगा। जब वह विचार कर रहा था, उसने अचानक अकादमी के बुजुर्ग को अपना नाम पुकारते हुए सुना, गु युए फैंग युआन। उस क्षण उसके आसपास का वातावरण शांत हो गया। अनगिनत आंखें उस पर टिकी थीं। ये दिन प्रतिदिन रोमांचक होता जा रहा है, फैंग युआन ने हंसते हुए मन ही मन सोचा। वह लोगों की निगाहों के सामने नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह अपने ऊपर दबाव की एक परत महसूस कर सकता था। ये दबाव पुष्प सागर की गहराई में स्थित आत्मा के झरने से आया था। आत्मा के झरने ने आदिकालीन क्यूई उत्पन्न की। क्योंकि यहाँ क्यूई बहुत अधिक थी, इसने दबाव उत्पन्न किया। लेकिन बहुत जल्दी ही फॉन्ग युआन के पैरों के नीचे के फूलों से छोटी छोटी रोशनियां ऊपर की ओर आने लगीं। प्रकाश के ये बिंदु अंततः उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले उसके पूरे शरीर को घेर लेते हैं। फैंग युआन ने सोचा, ये होप गो हैं। प्रभारी व्यक्ति ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन वह ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। प्रकाश का प्रत्येक बिंदु एक गु है, जिसे होप गु के नाम से जाना जाता है। सबसे पुरानी किंवदंतियों में से एक होप गु के बारे में है। किंवदंती के अनुसार जब दुनिया का निर्माण हुआ था तो ये जंगली जंगल की भूमि थी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले जंगली जानवरों में सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ। वह रेंजू एक के नाम से जाना जाता था। कच्चा मांस खाता था और खून पीता था, कठिन जीवन जीता था। विशेष रूप से जंगली जानवरों का एक समूह था जिसे प्रेडिकेमेंट कहा जाता था। इन जंगली जानवरों को रेंजू का स्वाद बहुत पसंद था और वे उसे खाने के लिए तरसते थे। रेंजू का शरीर पहाड़ी चट्टान जितना मजबूत नहीं था, न ही उसके पास जंगली जानवर के तीखे दांत और पंजे थे। वह विपत्तियों से कैसे लड़ सकता था? उसके भोजन का स्रोत अस्थिर था और उसे पूरे दिन छिपकर रहना पड़ता था। वह प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर था और बड़ी मुश्किल से जीवित रह पा रहा था। इस समय 3 गु उसके पास आए और कहा, जब तक आप अपना जीवन हमें प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं, हम इस कठिनाई से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। रेंजू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल इन 3 गु से सहमत हो सकता था। उसने सबसे पहले अपनी जवानी तीनों में सबसे बड़े गु को दे दी। तब उस गु ने उसे शक्ति प्रदान की। ताकत के साथ रेंजू का जीवन बदलने लगा। उसे भोजन का एक स्थिर स्रोत मिलने लगा और वह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो गया। उन्होंने बहादुरी और निर्दयता से लड़ाई लड़ी और कई मुसीबतों को हराया। लेकिन जल्द ही उन्हें कष्ट सहना पड़ा और अंततः उन्हें एहसास हुआ कि ताकत ही सब कुछ नहीं है। इसे स्वस्थ करने और विकसित करने की आवश्यकता थी, न कि अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से खर्च करने की। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि जब उसे संकटों के पूरे समूह का सामना करना पड़ा तो अकेले उसकी शक्ति भी बहुत छोटी पड़ गई। रेंजू ने इस सबक पर बहुत गहराई से विचार किया और अपने जीवन के मध्य के सर्वोत्तम वर्षों को तीनों में से सबसे सुंदर गुवामोन को देने का निर्णय लिया। और इस प्रकार दूसरे गु ने उसे बुद्धि प्रदान की। बुद्धि के साथ रेंजू सोचने और चिंतन करने का तरीका सीखने में सक्षम हुआ। उन्होंने अनुभव अर्जित करना शुरू किया और पाया कि कई बार जब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया तो वह शक्ति के प्रयोग से अधिक प्रभावी थी। बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करके वह उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ जो वह पहले नहीं कर सका था और कई संकटों का अंत किया। उन्होंने संकटों का मांस खाया और संकटों का खून पिया तथा दृढ़ता के साथ जीवित रहे। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और रेंजू बूढ़ा हो गया था और वह और अधिक बूढ़ा होता जा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी युवावस्था और मध्य वर्षों को शक्ति और बुद्धि को बनाए रखने के लिए दे दिया था। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उसका मस्तिष्क धीमा पड़ जाता है। मानव, आप हमें और क्या दे सकते हैं?
आपके पास हमें देने के लिए और कुछ नहीं बचा है, शक्ति और बुद्धि गु ने कहा जब उन्हें यह एहसास हुआ। उन्होंने उसे छोड़ दिया। बुद्धि और शक्ति के बिना रेंजू एक बार मुश्किलों से घिरा हुआ था। वह बूढ़ा हो गया था और दौड़ नहीं सकता था, उसके दांत गिर चुके थे और वह जंगली फल और पौधे भी नहीं चबा सकता था। जब वह दुर्दशाओं से घिरा हुआ कमजोर होकर जमीन पर गिरा तो उसका हृदय निराशा से भर गया। इसी समय तीसरे गु ने उससे कहा, मानव, मुझे ऊपर ले चलो, मैं तुम्हें संकट से निकलने में मदद करूंगा। रेंजू ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, गु, मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। देखो, शक्ति और बुद्धि गु ने मुझे त्याग दिया है। अभी तो केवल बुढ़ापा ही बचा है। यद्यपि यह मेरी युवावस्था और अधेड़ उम्र के बराबर नहीं है, लेकिन यदि मैं तुम्हें अपनी वृद्धावस्था दे दूं तो मेरा जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा। यद्यपि मैं इस समय संकटों से घिरा हुआ हूं, फिर भी मैं तुरंत नहीं मरूंगा। मैं थोड़ा और जीना चाहता हूं, भले ही 1 सेकंड ही अधिक। इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन गु ने कहा, तीनों में मेरी जरूरतें सबसे कम हैं। मानव, अगर तुम मुझे अपना दिल दे दो तो ये काफी होगा। तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, रेंजू ने कहा। लेकिन गु, तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? इस स्थिति में भले ही गु की शक्ति और बुद्धि मेरे पास लौट आए, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। ताकतवर गु की तुलना में ये गु कमजोर दिखता था और प्रकाश की एक छोटी सी गेंद मात्र था। ज्ञान गु की तुलना में ये केवल एक मंद सफेद प्रकाश देने में सक्षम था, जो किसी भी तरह से सुंदर नहीं था। लेकिन जब रेंजू ने इसे अपना दिल दिया तो इस गु ने अचानक अंतहीन रोशनी दी। इस प्रकाश में प्रेडिकमेंट्स भय से चिल्लाए, यह आशा है गु, वापस जाओ। हम मुसीबतों में फंसे लोग सबसे ज्यादा उम्मीद से डरते हैं। संकट अचानक पीछे हट गए। रेंजू अवाक रह गया और उस दिन के बाद से जब भी वह मुश्किल स्थिति का सामना करता तो वह अपना दिल आशा से भर लेता। इस समय होप गु प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और पहले ही फैंग युआन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। बाहरी दबाव के कारण वे तेजी से उसके पेट में एकत्र हो गए और उसकी नाभि से 3 इंच नीचे एक समूह में एकत्रित हो गए। फैंग युआन को अचानक दबाव कम महसूस हुआ। वह आगे चलने लगा। उसके हर कदम के साथ एक के बाद एक होप गु फूलों के समुद्र से बाहर उड़कर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती और प्रकाश की गेंद में शामिल हो जाती। प्रकाश का गोला और अधिक चमकीला होता गया, लेकिन नदी के किनारे पर मौजूद प्रभारी व्यक्ति की भौहें तन गईं। होप गु की यह संख्या अपेक्षा से कम है। अंधेरे में फैंग युआन को देख रहे कई बुजुर्गों ने यह दृश्य देखकर यही सोचा। कबीले के मुखिया ने भी भौहें सिकोड़ लीं। ये निश्चित रूप से एक ग्रेट प्रतिभा का संकेत नहीं था। फैंग युआन ने दबाव को झेलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 10 सीढ़ी से नीचे का अर्थ है कि कोई साधना प्रतिभा नहीं है। 10-20 कदम का मतलब है डी ग्रेड प्रतिभा। 20-30 कदम सी ग्रेड प्रतिभा होगी। 30-40 कदम बी ग्रेड प्रतिभा होगी। और 40-50 कदम का मतलब होगा ए ग्रेड प्रतिभा। अब तक मैं 23 कदम चल चुका हूँ। 24, 25, 26, 27। फैंग युआन ने अपने मन में गिनती की। जब वह 27वां कदम चला तो उसे एक धमाका सुनाई दिया और उसके दोनों गुर्दों के बीच प्रकाश का गोला अपनी सीमा तक पहुंच गया और अचानक फट गया। ऊर्जा का यह विस्फोट केवल उसके शरीर के अंदर ही हुआ, बाहरी लोग इसे नहीं देख सकते। उस क्षण केवल फैंग युआन ही धरती हिला देने वाली प्रतिक्रिया महसूस कर सकता था। तुरंत ही उसके शरीर के बारीक रोए खड़े हो गए, उसके रोम छिद्र बंद हो गए, उसका मन तनाव की सीमा तक पहुंच गया। इसके तुरंत बाद उसका दिमाग शून्य हो गया, उसका पूरा शरीर नर्म हो गया मानो वह बादलों में गिर गया हो। उसका हृदय शांत हो गया, उसके पतले बाल सपाट हो गए और उसके रोम छिद्र पुनः खुल गए। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। ये पूरी प्रक्रिया लंबी लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम समय में हो गई। ये भावना जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई। फैंग युआन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह होश में आया। उन्होंने चुपके से अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया और पाया कि उनकी नाभि के नीचे और दोनों गुर्दों के बीच में पतली हवा से एक छिद्र बन गया था। जागृति समारोह सफल रहा। यह अमृतत्व की आशा थी। ये छिद्र रहस्यमय एवं असामान्य था। यद्यपि यह फैंग युआन के शरीर के अंदर स्थित था, लेकिन साथ ही यह उसके आंतरिक अंगों के साथ एक ही स्थान साझा नहीं कर रहा था। आप कह सकते हैं कि यह असीम रूप से विशाल था, फिर भी उसी समय असीम रूप से छोटा था। कुछ लोग इसे बैंगनी प्रांत कहते हैं, कुछ लोग इसे चीनी पूल कहते हैं। हालांकि कई लोग इसे आदिम समुद्री छिद्र के नाम से जानते हैं। संपूर्ण शरीर गोलाकार है और इसकी सतह बहते हुए सफेद प्रकाश से ढकी हुई है, जैसे प्रकाश की एक पतली परत हो। ये होप गु से निकली प्रकाश की परत थी जो पहले विस्फोटित हो गई थी। प्रकाश की यह पतली झिल्ली छिद्र को सहारा देती थी ताकि वह ढह न जाए, और छिद्र के अंदर स्वाभाविक रूप से आदि सागर था। समुद्र का पानी दर्पण की तरह चिकना था, जिसका रंग हरा नीला था, फिर भी पानी घना था और उसमें तांबे जैसी चमक थी। केवल प्रथम श्रेणी के गो मास्टर ही इस हरे तांबे जैसे आदिम सार का निर्माण कर सकते हैं, जिसे हरे तांबे के समुद्र के रूप में जाना जाता है। समुद्र सतह की ऊंचाई द्वार के आधे से भी अधिक नहीं थी, ये केवल 44% तक ही थी। ये सी ग्रेड प्रतिभा की भी सीमा थी। समुद्री जल की प्रत्येक बूंद शुद्ध आदिम सार थी, जो फैंग युआन के सार, जीवन शक्ति और आत्मा के संघनन का प्रतिनिधित्व करती थी। ये पिछले 15 वर्षों में उनकी जीवन क्षमता का संचय भी था। इस आदिम सार का उपयोग गो मास्टर्स द्वारा गो को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
इसका ये भी अर्थ है कि अब से फैंग युआन ने औपचारिक रूप से रैंक एक गो मास्टर के मार्ग में प्रवेश कर लिया है। चूंकि छिद्र खुल गया था, इसलिए होप गो अब फैंग युआन के शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। फैंग युआन ने खुद को संभाला और महसूस किया कि उसके सामने दबाव दीवार की तरह मोटा था, वह अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह, वह इस परिणाम पर उदासीनता से मुस्कुराया। आप आगे नहीं जा सकते, अकादमी के बुजुर्ग ने आशा की एक छोटी सी डोर थामे हुए नदी के उस पार चिल्लाकर कहा। फैंग युआन ने मुड़कर वापस चला गया और अपने कार्यों से उत्तर दिया। इस समय युवा किशोरों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। भीड़ में अचानक बातचीत गूंजने लगी। क्या फैंग युआन 27 कदम चले? तो वह सिर्फ सी ग्रेड प्रतिभा था। अविश्वसनीय, उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को केवल सी ग्रेड। भीड़ में से बड़ा उपद्रव भड़क उठा। बड़े भाई, उनमें से गु यू फैंग जेंग ने आश्चर्य से देखा कि फैंग युआन नदी पार करके वापस आ रहा है। वह इस बात पर विश्वास करने का साहस नहीं कर सका, उसका अपना भाई केवल सी ग्रेड था। उसने हमेशा सोचा था कि उसका बड़ा भाई ए ग्रेड प्रतिभावान होगा। नहीं, सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी चाची, चाचा और कबीले के कई लोग भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन अब परिणाम अप्रत्याशित रूप से विपरीत था। अरे, वह तो केवल सी ग्रेड का था। गुयो कबीले के मुखिया ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं, गहरी सांस ली, उसकी आवाज में निराशा थी। अंधेरे में खड़े होकर देख रहे बुजुर्गों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कुछ लोग भौहें सिकोड़ रहे थे, कुछ सिर झुकाकर चर्चा कर रहे थे, कुछ आह भरकर ऊपर देख रहे थे। क्या परिणाम गलत हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता? ये तरीका तर्क से परे सटीक है। इसमें यह भी नहीं जोड़ना है कि हम पूरे समय निगरानी कर रहे थे, यहां तक कि धोखा देना भी कठिन है। लेकिन उसके सारे कार्य और पहले की बुद्धिमत्ता, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आदिम समुद्र की उच्च गुणवत्ता वाले युवा वास्तव में ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित करेंगे जो सामान्य मनुष्य से बढ़कर होंगी, जैसे बुद्धि, धारणा, स्मृति, शक्ति, चपलता इत्यादि। दूसरी ओर, इन विशेषताओं का अर्थ यह नहीं है कि आदिम प्रतिभा निश्चित रूप से उच्च है। सब कुछ अभी भी परिणामों से निर्धारित होगा। जितनी बड़ी आपकी उम्मीदें, उतनी ही बड़ी निराशा होगी। गुयो कबीले की पीढ़ी अब पहली पीढ़ी की तरह नहीं है। उसके मोजे नदी के बर्फीले ठंडे पानी से भीग गए थे, ठंड उसकी हड्डियों में चुभ रही थी। फैंग युआन उसी भावहीन चेहरे के साथ चलता रहा, भीड़ के साथ उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। वह अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी के भारी चेहरे को स्पष्ट रूप से देख सकता था, तथा उसे पता था कि 100 से अधिक युवक उसे घूर रहे थे। इन निगाहों में आश्चर्य, सदमा, उपहास तथा कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जबकि कुछ उदासीन थे। ये वही स्थिति थी जिससे फैंग युआन को न चाहते हुए भी अपना पिछला जीवन याद आ गया। उस दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जब वह ठंडी नदी पार कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया, उसका पूरा शरीर पानी में भीग गया, वह बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा था। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वे निराश, ठंडे भाव और निगाहें तीखे चाकुओं की तरह थीं, जो उसके हृदय में चुभ रही थीं। उसका मन अस्त व्यस्त था, छाती दर्द से जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों से जमीन पर गिर पड़ा हो। आप जितना ऊंचे खड़े होंगे, उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। लेकिन इस जीवन में, जब वही दृश्य फिर से दोहराया गया, तो फैंग युआन का दिल शांत हो गया। उन्होंने इस किंवदंती को याद किया, जब कठिनाइयां आए तो अपना हृदय आशा को दीजिए। और आज वह आशा उसके अंदर है। हालांकि यह बड़ा नहीं था, लेकिन यह उन लोगों से बेहतर था जिनके पास कोई मौलिक प्रतिभा नहीं थी। यदि अन्य लोग निराश महसूस करते हैं तो उन्हें निराश होने दीजिए। वे और क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों की निराशा का मुझसे क्या संबंध है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने दिल में आशा रखूं। 500 वर्षों के जीवन ने उन्हें यह समझने में मदद की कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो दिलचस्प चीजें घटती हैं, वे उस प्रक्रिया के दौरान होती हैं जब वह अपने सपनों का पीछा करता है। अपने आसपास के लोगों से यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वे निराश न हों, या उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अपने रास्ते पर चलो, दूसरों को निराश और दुखी होने दो, जैसा वे चाहें। सांस। अकादमी के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, अगला, गु यू फैंग जेंग। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गु यू फैंग जेंग। बुजुर्ग फिर चिल्लाया, उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंज उठी। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फैंग जेंग अचानक सदमे से बाहर आया और जल्दी से बाहर भागा। दुर्भाग्यवश वह अपने ही पैर पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, उसके सिर पर चोट लगी और वह जोर से कराहते हुए नदी में जा गिरा। तुरंत ही संपूर्ण गुफा भारी हंसी से भर गई। फैंग भाई, कुछ खास नहीं। गुयू कबीले के मुखिया ने फॉन्ग जेंग के प्रति एक प्रकार की नाराजगी और ऊब महसूस करते हुए उपहास किया। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फैंग जेंग ने संघर्ष किया और पानी में छप छप किया। नदी का तल बहुत फिसलन भरा था, वह ठीक से ऊपर नहीं उठ सका। अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वह और अधिक मूर्ख और अनाड़ी ही नजर आया। जैसे ही उसके कानों में हंसी की आवाजें गूंजने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन ठीक इसी क्षण उसे अचानक एक मजबूत खिंचाव महसूस हुआ जो उसे ऊपर उठा रहा था। अंततः उसका सिर पानी की सतह से ऊपर उठ गया और उसके शरीर को पुनः संतुलन मिल गया। उसने घबराहट में अपना चेहरा पोंछा और अपनी दृष्टि एकाग्र की। वास्तव में यह उसका बड़ा भाई फैंग युआन था जिसने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींचा था। बड़े भाई, उसने कहने के लिए अपना मुंह खोला।
लेकिन पानी पीने के कारण उसका गला घुटने लगा और उसे भयंकर खांसी होने लगी। हा, फैंग परिवार के मुश्किल बड़े और छोटे भाई। नदी के किनारे कोई हंसा। हंसी और तेज हो गई, फिर भी अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ने आकर उसे नहीं रोका। वह बहुत उदास था, उसके दिल में निराशा भर गई थी। फैंग झेंग पूरी तरह से असमंजस में था कि क्या करे, और फिर उसने अपने भाई को ये कहते सुना, चलो आगे बढ़ो, भविष्य की राह दिलचस्प होगी। फैंग झेंग आश्चर्य से अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। फैंग युआन की पीठ भीड़ की ओर थी, इसलिए वे ठीक से नहीं देख सकते थे, लेकिन फैंग झेंग स्पष्ट रूप से फैंग युआन से निकलती शांति को महसूस कर सकता था। जब उसका बड़ा भाई बोल रहा था तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए थे, जिससे एक गहरी और विचारशील मुस्कान प्रकट हो रही थी। जाहिर है कि यह केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, फिर भी बड़ा भाई इतना शांत कैसे हो सकता है। फैंग जेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। फिर भी फैंग युआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने फैंग जेंग की पीठ थपथपाई और मुड़कर चला गया। फैंग जेंग के चेहरे पर स्तब्धता का भाव था, जब वह फूलों के समुद्र की ओर चल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ा भाई सचमुच इतना शांत होगा। अगर मैं होता तो। वह अपना सिर नीचे झुकाए और बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। फिर भी वह ये नहीं जानता था कि वह एक चमत्कारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जब अंततः वह अपने स्वप्न से बाहर आया तो वह फूलों के समुद्र में इतनी गहराई में खड़ा था कि उससे पहले कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया था। 43 कदम। हे भगवान, ए ग्रेड प्रतिभा। अकादमी का वह बुजुर्ग चिल्लाया, ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है। ए ग्रेड, सचमुच ए ग्रेड। 3 साल हो गए हैं, अंततः गुयू कबीले में एक ए ग्रेड प्रतिभाशाली प्रतिभा प्रकट हुई है। अंधेरे में देख रहे कबीले के बुजुर्ग भी उसी समय अपना संयम खोकर चिल्लाने लगे। खैर, फैंग वंश की उत्पत्ति हमारी ची वंश से हुई है, इसलिए हम ची परिवार इस गुए यू फैंग जेंग को गोद लेंगे, गुए यू चिलियान ने तुरंत घोषणा की। वह कैसे संभव है? तुम बूढ़े चिलियान हो, तुम्हारी नैतिकता और योग्यताएं ठीक नहीं हैं, लेकिन तुम युवा लड़कों को गुमराह करने में निश्चित रूप से अच्छे हो। बेहतर होगा कि इस बच्चे को पालने के लिए मैं गु युमो चेन को सौंप दूं। गु युमो चेन तुरंत दहाड़ कर बोला। उनका तर्क है रोक। इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए वर्तमान कबीले के नेता से अधिक योग्य कोई नहीं है। जिस किसी को भी कोई आपत्ति है उसे मेरे खिलाफ जाना होगा। गु युबो। गु यू कबीले का मुखिया पागल हो गया था और उसने अपनी लाल लाल निगाहें निराश और हतोत्साहित चेहरों पर घुमाई। जल्द ही 1 सप्ताह बीत गया। मनुष्य सभी प्राणियों से ऊपर है, गु स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। इस संसार में हजारों प्रजातियां हैं, अनगिनत संख्या में गु हैं। वे हमारे आसपास हर जगह रहते हैं, मिट्टी में, झाड़ियों में, यहाँ तक कि जंगली जानवरों के शरीर पर भी। जैसे जैसे मानव जाति का प्रसार और विकास जारी रहा, अतीत के विद्वानों ने धीरे धीरे गु के रहस्यों को उजागर किया। जिन लोगों ने इन गु को पोषित करने, परिष्कृत करने और हेरफेर करने के लिए अपने स्वयं के आदिम सार का उपयोग करते हुए छिद्र खोल दिया है, जिन लोगों ने इन विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त किया है, उन्हें हम गु मास्टर्स कहते हैं। और आप सभी ने 7 दिन पहले जागरण समारोह में सफलतापूर्वक अपना छिद्र खोला है। आदिम समुद्र के जमने के साथ अभी आप सभी रैंक 1 गु मास्टर हैं। गांव की अकादमी में अकादमी के बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बात की। उनके सामने 57 छात्र बैठे थे और ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। गु मास्टर का रहस्य और शक्ति बहुत समय पहले से ही युवाओं के दिलों में गहराई से बस चुकी थी। इस प्रकार बड़े साहब ने जो कुछ भी सिखाया और कहा, उसमें विद्यार्थियों की बहुत रुचि थी। इसी समय एक युवा किशोर ने अपना हाथ उठाया। बुजुर्ग की अनुमति से वह खड़ा हुआ और पूछा, बड़े साहब, मैं ये बात तब से जानता हूं जब मैं छोटा था। रैंक 1 गु मास्टर्स हैं, रैंक 2 और इसी तरह, क्या आप हमें अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? गु युए के शिक्षक ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर युवक को बैठने के लिए कहा। गु मास्टर्स के 9 रैंक हैं, नीचे से ऊपर तक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से लेकर रैंक 9 तक। प्रत्येक रैंक को एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और इसे 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, ऊपरी चरण और शीर्ष चरण। आप सभी अभी अभी गु मास्टर बने हैं, इसलिए आप सभी प्रारंभिक चरण में रैंक 1 पर हैं। यदि आप सभी अपनी साधना में कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपकी साधना का आधार स्वाभाविक रूप से रैंक 2, यहाँ तक कि रैंक 3 तक बढ़ जाएगा। बेशक, आपकी प्रतिभा जितनी अधिक होगी, पदोन्नति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। डी ग्रेड प्रतिभा के लिए आदिम समुद्र एपर्चर की लगभग 2-3 परतें लेता है, उच्चतम पदोन्नति रैंक 1 से रैंक 2 तक पहुंच सकती है। सी ग्रेड प्रतिभा के लिए आदिम समुद्र एपर्चर की 4-5 परतें हैं। आमतौर पर प्रगति रैंक 2 पर रुक जाती है, लेकिन भाग्य से कुछ प्रतिशत लोग रैंक 3 के प्रारंभिक चरण तक आगे बढ़ सकते हैं। बी ग्रेड प्रतिभाओं के पास एक आदिम समुद्र होता है जो एपर्चर की 6-7 परतों को घेरता है। वे रैंक 3 तक, यहाँ तक कि रैंक 4 तक भी खेती करने में सक्षम हैं। जहां तक ए ग्रेड प्रतिभा का सवाल है, आदिम समुद्र काफी है, यह एपर्चर की 8-9 परतों को घेरता है। किसी व्यक्ति में इस तरह की प्रतिभा स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक प्रतिभाशाली होती है और गु मास्टर की साधना के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जो रैंक 5 तक पहुंचने में सक्षम होती है। जहां तक गु मास्टर्स की बात है जो रैंक 6 और उससे ऊपर हैं, वे सभी दिग्गज हैं। मुझे भी विशिष्ट बातें स्पष्ट नहीं हैं। गु यू कबीले में रैंक 6 गु मास्टर की उपस्थिति कभी नहीं हुई है, लेकिन रैंक 4 और रैंक 5 गु मास्टर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं।
सुनते समय किशोरों के कान खड़े हो गए और उनकी आंखें चमकने लगीं। उनमें से कई लोग गु यूफैंगजेंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जो पहली पंक्ति में सख्ती से बैठे थे। आखिरकार वह एक ग्रेड प्रतिभा थे। उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन की भावनाओं से भरी हुई थीं। वहीं कुछ लोग कक्षा की आखिरी पंक्ति के कोने की ओर ताकते रहे। कोने में खिड़की के सहारे गु यूफैंग झुका हुआ था, जो मेज पर झुका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। देखो, वह अभी भी सो रहा है, किसी ने फुसफुसाया। वह 1 सप्ताह से लगातार सो रहा है, फिर भी वह अभी तक नहीं जागा है, किसी ने बीच में टोका। और भी बहुत कुछ है। मैंने सुना है कि वह सारी रात जागकर गांव के किनारे घूमता रहा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे 1 से अधिक बार देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह रात में शराब का घड़ा थामे बाहर नशे में धुत होकर खड़ा रहता है। सौभाग्य से इन कुछ वर्षों में गांव के आसपास का क्षेत्र साफ हो गया है, इसलिए यह अधिक सुरक्षित है। सहपाठी इधर उधर कानाफूसी करते हैं, जिससे सभी प्रकार की छोटी मोटी गपशप तेजी से चारों ओर फैल जाती है। अच्छा, झटका तो बहुत बड़ा था। कोई व्यक्ति इतने सालों तक जीनियस के रूप में प्रशंसित रहा और अंत में अप्रत्याशित रूप से सी ग्रेड प्रतिभा बन गया। हे काश यह मामला बस इतना ही होता। सभी लोगों में से उसके अपने छोटे भाई को ए ग्रेड घोषित किया गया, जो अभी भी ध्यान का केंद्र है तथा सर्वोत्तम उपचार का आनंद ले रहा है। छोटा भाई आसमान पर चढ़ जाता है, जबकि बड़ा भाई जमीन पर गिर जाता है, टुट टुट। जैसे जैसे छात्रों के बीच चर्चा तेज होती गई, अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी का माथा और भी अधिक तनाव में बदल गया। पूरी कक्षा में सभी किशोर सम्मानपूर्वक बैठे थे और उनमें जीवंतता दिख रही थी। इससे फैंग युआन, जो अपनी मेज पर सो रहा था, इतना बाहर खड़ा हो गया कि उसकी आंखों को चोट लग गई। 1 सप्ताह बीत चुका है, फिर भी वह अभी भी बहुत निराश है। शुरू में तो मैं ही गलत समझ गया था। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे प्रतिभाशाली हो सकता है? बुजुर्ग ने अप्रसन्न होकर सोचा। उसने इस मामले के बारे में फैंग युआन से कई बार बात की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फैंग युआन अभी भी वही करता था जो उसे पसंद था। वह हर कक्षा में सोता रहता था, जिससे पढ़ाने वाले बड़े भाई को बहुत बुरा सिर दर्द होता था। भूल जाओ, वह तो बस सी ग्रेड का है। यदि वह इस प्रकार के आघात को भी सहन नहीं कर सकता, तो उसे इस प्रकार के स्वभाव के साथ पालने से कुल के संसाधनों की बर्बादी होगी। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बुजुर्ग का दिल फैंग युआन के प्रति निराशा से भर गया। फैंग युआन सिर्फ सी ग्रेड का था, जबकि उसके छोटे भाई फैंग जेंग की प्रतिभा ए ग्रेड की थी। अब यह ऐसा व्यक्ति था जिसके पालन पोषण के लिए कबीले ने काफी प्रयास किया था। जब अकादमी के वरिष्ठ सदस्य ये सब सोच रहे थे, तब वे नवीनतम प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। कबीले के इतिहास में कई शक्तिशाली स्वामी हुए हैं। रैंक 5 मास्टर्स के लिए 2 थे। उनमें से एक प्रथम पीढ़ी के कुल प्रमुख हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने ही गुयू गांव की स्थापना की थी। दूसरा व्यक्ति चौथे कुल का मुखिया था। उनमें असाधारण प्रतिभा थी और वे 5वें रैंक के गु मास्टर के पद तक पहुंचने में सफल रहे। यदि वह घृणित बेशर्म राक्षस फ्लावर वाइन मॉन्ट का छिपकर किया गया हमला न होता, तो वह रैंक 6 हासिल करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन कौन जानता है। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली। मंच के नीचे युवक गुस्से में चिल्लाने लगे। ये सब उस फूल शराब भिक्षु की वजह से है। वह बहुत ही भयावह और चालाक था। ये कितने दुख की बात है कि हमारा चौथा कुल नेता दयालु था और कम उम्र में ही मर गया। काश मैं कुछ 100 साल पहले पैदा हुआ होता। अगर मुझे वह राक्षस दिख जाता तो मैं उसका कुरूप चेहरा नोच लेता। चौथे कबीले के मुखिया और फूल मदिरा भिक्षु की कहानी कुछ ऐसी है जिसे पूरा गुयू कबीला जानता है। फ्लावर वाइन मॉन्ग भी रैंक 5 का गो मास्टर था, जो अपने समय में दानव गुट के बीच एक बड़े फूल चोर के रूप में कई वर्षों तक प्रसिद्ध था। कुछ 100 साल पहले उन्होंने किंग माओ पर्वत की यात्रा की थी। उसने गुयू गांव में अपराध करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में चौथी पीढ़ी के कबीले नेता को उसका पता चल गया। धरती हिला देने वाली एक बड़ी लड़ाई के बाद फूल मदिरा भिक्षु को इस हद तक पीटा गया कि उसे घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगनी पड़ी। चौथा कुलाध्यक्ष दयालु और कृपालु था, वह उसकी जान बख्श देना चाहता था। फिर भी फ्लावर विंक मॉन्क ने अचानक एक गुप्त हमला किया, जिससे चौथे कबीले के मुखिया को भारी चोटें पहुंची। कबीले का मुखिया क्रोधित हो गया, जिससे फूल मदिरा भिक्षु की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उनकी गंभीर चोटें ठीक नहीं हो सकीं और उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए गुयू कबीले के लोगों के दिलों में चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया एक महान नायक था, जिसने गांव के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फूल शराब भिक्षु हो। कक्षा में शोरगुल से जागकर फैंग युआन ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। उसने अपना शरीर तानकर हृदय में आक्रोश के साथ सोचा, ये पुष्प मदिरा भिक्षु कहाँ मर गया? ऐसा क्यों है कि पूरे गांव में खोज करने के बाद भी मुझे उनकी विरासत नहीं मिल पा रही है? उनकी यादों में कबीले का एक गो मास्टर था जो दिल से टूटा हुआ था और बहुत शराब पीने लगा था। अब से लगभग 2 महीने बाद वह आदमी बहुत ज्यादा शराब पीकर गांव के बाहर लेटा हुआ था। उसकी भारी शराब की सुगंध ने अनजाने में एक शराब के कीड़े को आकर्षित किया। गो मास्टर बहुत खुश थे और उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे। शराब का कीड़ा तेजी से भाग गया और चूंकि गो मास्टर उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने शराब के कीड़े के निशान का पीछा किया और एक भूमिगत छेद का प्रवेश द्वार खोज लिया और अंदर चले गए। शराब कीड़ा एक बहुत ही कीमती और महंगी किस्म का गो था। आधे नशे में धुत गो मास्टर ने जोखिम उठाकर छेद में प्रवेश करने का निर्णय लिया और स्वयं को एक गुप्त भूमिगत गुफा में पाया। इसके बाद उन्होंने फ्लावर वाइन मॉन्क की हड्डियों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत की खोज की।
जब गू मास्टर गांव में वापस लौटे तो उन्होंने अपनी खोजों की सूचना दी और तुरंत पूरे कबीले में बड़ी हलचल मच गई। बाद में उस गू मास्टर को इससे बहुत लाभ हुआ, उसकी साधना का आधार अचानक उत्कृष्ट हो गया। उसकी प्रेमिका जो पहले उसे छोड़ चुकी थी पुनः उसकी ओर आकर्षित हो गई और कुछ समय के लिए वह कबीले में चर्चा का विषय बन गई। दुर्भाग्यवश मैंने इस समाचार के बारे में केवल कुछ अंश ही सुने हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसका सटीक स्थान क्या है। ऐसा नहीं था कि मुझे आज तक पता था कि मेरा पुनर्जन्म होगा। फूल मदिरा भिक्षु, तुम दुनिया में कहाँ मर गए? पिछले कुछ दिनों से वह खूब शराब खरीद रहा था और रात होते ही गांव में घूमने निकल पड़ता था। वह शराब की सुगंध का उपयोग शराब के कीड़े को आकर्षित करने के लिए करना चाहता था। दुर्भाग्यवश उसने कभी भी शराब का कीड़ा नहीं देखा, जिससे वह बहुत निराश हुआ। अगर मैं उस शराब के कीड़े को ढूंढ सकता हूं और इसे अपने महत्वपूर्ण गू में परिष्कृत कर सकता हूं तो ये कबीले के मूनलाइट गू से बहुत बेहतर होगा। पलक झपकते ही अप्रैल आ गया, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। नीले आकाश और सफेद बादलों के नीचे दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ फैले हुए थे। पास में एक बांस का झुरमुट था। ये किंग माओ पर्वत का अनोखा भलानुमा बांस था। प्रत्येक बांस की छड़ एक रेखा की तरह सीधी थी। बांस के सिरे भाले की नोक की तरह असाधारण रूप से तीखे थे। कुछ ही दूरी पर जंगल हरा भरा होने लगा था। कोमल अंकुर पीले हरे रंग के समुद्र में उगाए। कभी कभी सुंदर और रंग बिरंगी गौरैया शाखाओं पर बैठ जाती। वसंत की हवा बही जो पहाड़ों और नदियों की ताजगी को अपने साथ समेटकर दुनिया में फैला दी। बिना जाने ही कक्षा लगभग खत्म हो गई। अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने अंत में बताया, इस सप्ताह मैंने आप सभी को सिखाया है कि कैसे अपने स्वयं के छिद्र के आदिम सागर पर चिंतन करें और उसे जांचें तथा कैसे ध्यान करें और अपने शरीर के अंदर के आदिम सार को कैसे स्थानांतरित करें। अब समय आ गया है कि आप सभी अपने प्राणशक्ति को परिष्कृत करें। इस कक्षा के समाप्त होने के बाद आप सभी अकादमी के गो कक्ष में जाएंगे और एक गोवॉर्म चुनेंगे। अपना गु चुनने के बाद कृपया घर जाएं और उसे परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अंततः अपने गु को परिष्कृत कर लें तो आप अकादमी में वापस आ सकते हैं और कक्षा में भाग लेना जारी रख सकते हैं। साथ ही यह आपका पहला मूल्यांकन है। जो भी इस मूल्यांकन को सबसे पहले पूरा कर लेगा उसे 20 आदिम पत्थरों की एक उदार राशि पुरस्कृत की जाएगी। अकादमी के बगल में एक गु कमरा था। गु कमरा बड़ा नहीं था, इसका आकार केवल 60 वर्ग मीटर था। एक गु मास्टर के साधना मार्ग में गु शक्ति की कुंजी है। कक्षा समाप्त होने पर उत्साहित किशोर गु कक्ष की ओर दौड़ पड़े। एक पंक्ति बनाओ, एक एक करके प्रवेश करो। कुछ आवाजें अचानक चिल्लाईं। ये स्वाभाविक था कि गु कमरे के बाहर गार्ड थे। युवक एक एक करके अंदर गए और बाहर आ गए। अंततः गु कक्ष में प्रवेश करने की बारी फैंग युआन की थी। ये कमरा एक रहस्यमय कमरा था। चारों दीवारों में छेद थे, इनमें से प्रत्येक वर्गाकार छेद में एक और वर्गाकार छेद था। प्रत्येक छेद का आकार अलग अलग था, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बड़े छेद मिट्टी के बर्तन से भी बड़े नहीं थे, छोटे छेद मिट्टी से भी छोटे नहीं थे। अनेक वर्गाकार छिद्रों में सभी प्रकार के बर्तन रखे हुए थे, भूरे पत्थर के बेसिन, हरे भरे जेड बर्तन, उत्तम घास के पिंजरे, मिट्टी के चूल्हे आदि। इन बर्तनों में सभी प्रकार की गु प्रजातियां रखी जाती थीं। कुछ गु चुप रहते थे जबकि कुछ गु बहुत शोर मचाते थे, जैसे चहचहाहट, टक टक, सरसराहट आदि की आवाजें निकालते थे। ये सभी शोर मिलकर एक प्रकार की जीवन सिम्फनी का निर्माण करते हैं। गु को भी 9 बड़े स्तरों में विभाजित किया गया है जो गु मास्टर्स के 9 रैंक क्षेत्रों की समान अवधारणा का अनुसरण करते हैं। इस कमरे में सभी गु इन रैंक 1 गु हैं। फैंग युआन ने चारों ओर नजर घुमाई और तुरंत उसे इस बात का एहसास हो गया। सामान्यतया रैंक 1 गु मास्टर्स केवल रैंक 1 गु का ही उपयोग कर सकते हैं। यदि वे उच्च स्तरीय गु का उपयोग करते तो इन मास्टरों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके अलावा गु को खिलाने की भी जरूरत है। उच्च स्तर के गु को खिलाने की उच्च लागत अक्सर ऐसी चीज नहीं होती थी जिसे निम्न श्रेणी के गु मास्टर वहन कर सकें। इस प्रकार जो गु मास्टर्स नए होते थे वे हमेशा प्रथम परिष्कृत गु के रूप में रैंक 1 के गु कृमि को चुनते थे जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो। गु गुरु द्वारा परिष्कृत किए गए प्रथम गु का बहुत महत्व है। यह उनका महत्वपूर्ण गु बन जाएगा जो उनके जीवन को एक साथ जोड़ देगा। यदि यह मर गया तो गु मास्टर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अफसोस, मेरी मूल इच्छा फ्लावर वाइन मॉन्ट के शराब कीड़े पर अपना हाथ रखना और इसे अपने महत्वपूर्ण गु के रूप में परिष्कृत करना था। लेकिन अभी तक फ्लावर वाइन मॉन्ट के कंकाल की खोज में मुझे कोई सुराग नहीं मिला है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं इसे कब ढूंढ पाऊंगा या कोई और कब ढूंढ पाएगा। सुरक्षा के लिए मैं पहले मूनलाइट गु चुनूंगा। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी और वह अपनी बाईं ओर की दीवार के साथ सीधा चला गया। इस दीवार के छेदों की सबसे ऊपरी परत में चांदी की प्लेटों की एक पंक्ति लगी हुई थी। हर प्लेट में एक गु था। ये गु क्रिस्टलीय थे और अर्धचंद्राकार आकार के थे। यह नीले क्वार्ट्ज के टुकड़े जैसा था। चांदी के बर्तन की पृष्ठभूमि में गु ने एक शांत और सुंदर एहसास दिया। मूनलाइट गु के नाम से जाना जाने वाला गु का यह प्रकार गुयू कबीले का स्थानीय गु था और कबीले के कई लोग मूनलाइट गु को अपने महत्वपूर्ण गु के रूप में चुनते थे। मूनलाइट गु प्रकृति का गु नहीं था, यह एक ऐसी नस्ल थी जिसे गुयू कबीले द्वारा गुप्त विधि से विकसित किया गया था। चांदनी गु कहीं और नहीं पाया जा सका। ये कहा जा सकता है कि यह गु गुयू कबीले का प्रतीक था। चूंकि ये सभी रैंक 1 मूनलाइट गु थे इसलिए एक दूसरे के बीच बहुत कम अंतर था।
फैंग युआन ने सहजता से एक को चुना और ले लिया। मूनलाइट गू बहुत हल्का था, जिसका वजन एक कागज के टुकड़े के बराबर था। कीट ने उसकी हथेली के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर रखा था। यह मोटे तौर पर एक सामान्य जेड पेंडेंट के आकार का था। जैसे ही फैंग युआन ने इसे अपने हाथ पर रखा, वह इसके आर पार देख सका और अपनी हथेली की रेखाओं को देख सका। एक आखिरी नजर डालने और उसमें कुछ भी गलत न पाते हुए फैंग युआन ने मूनलाइट गू को अपनी जेब में डाल लिया और गू कक्ष से बाहर चला गया। गू रूम के बाहर कतार अभी भी काफी लंबी थी। जैसे ही पंक्ति में खड़े अगले व्यक्ति ने फैंग युआन को जाते देखा, वह उत्साह से जल्दी से कमरे में चला गया। यदि यह अन्य लोग होते तो जब उन्हें गू प्राप्त होता तो पहली बात जो वे करते वह ये कि वे उसे घर ले जाते और जल्दी से उसका परिष्कार करते। लेकिन फैंग युआन ऐसा करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी शराब कीड़े के बारे में सोच रहा था। शराब का कीड़ा चांदनी गू की तुलना में अधिक कीमती था। हालांकि चांदनी गू गूयू गांव की एक विशेषता थी, लेकिन ये शराब के कीड़े की तुलना में गू मास्टर की उतनी मदद नहीं करता था। गू कक्ष से बाहर निकलने के बाद फैंग युआन सीधे शराब खाने की ओर चला गया। दुकानदार, पुरानी शराब के 2 जार। फैंग युआन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और बचे हुए प्राचीन पत्थर के टुकड़ों को निकालकर काउंटर पर रख दिया। इन कुछ दिनों में वह यहाँ आता और शराब खरीदता, फिर गांव की सीमा के आसपास घूमता और टोह लेता, ताकि शराब के कीड़े को आकर्षित कर सके और वह यहाँ आ जाए। दुकानदार एक छोटा और मोटा अधेड़ आदमी था। उसका चेहरा तेल से सना हुआ था। इन कुछ दिनों के बाद उसे फैंग युआन की याद आ गई थी। सर, आप आ गए। जब उसने फैंग युआन का अभिवादन किया तो उसने अपना मोटा और छोटा हाथ बढ़ाया और कुशलतापूर्वक प्राचीन पत्थर के टुकड़ों को हटा दिया। जैसे ही उसने उन्हें अपनी हथेली पर रखा, उसने अपना हाथ ऊपर नीचे किया और महसूस किया कि वजन सही था। इससे दुकानदार की मुस्कान और गहरी हो गई। आदिकालीन पत्थर इस दुनिया में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा थे, जिनका उपयोग सभी वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता था। साथ ही यह विश्व के सार का एक संक्षिप्त विषय भी है, जो स्वयं पर प्रयोग करने योग्य है तथा गुमास्टर को उसकी साधना में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि इसमें मौद्रिक विशेषताओं के साथ साथ उपयोगी गुण भी थे, इसलिए यह पृथ्वी पर मौजूद सोने के समान था। पृथ्वी पर स्वर्ण मुद्रा की एक मानक प्रणाली है और इस दुनिया में इसे आदिम पत्थरों से प्रतिस्थापित किया गया है। सोने की तुलना में आदिम पत्थरों की क्रय शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि फैंग युआन के इस तरह से खर्च जारी रहने के कारण, चाहे उसके पास कितने भी आदिम पत्थर हों, वे पर्याप्त नहीं होंगे। हर दिन 2 जार शराब और अब पूरे 7 दिन हो गए हैं। मेरे पास जो शुरुआती बचत थी वह लगभग पूरी खर्च हो चुकी है। फैंग युआन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए शराब के 2 जार लेकर शराब खाने से बाहर निकलते हुए कहा। एक बार जब कोई व्यक्ति गू मास्टर बन जाता है तो वह अपने छिद्र में आदिम समुद्र को भरने के लिए सीधे आदिम पत्थर से आदिम सार निकालने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार गू गुरुओं के लिए आदिकालीन पत्थर न केवल मुद्रा का एक रूप थे, बल्कि उनकी साधना में सहायक भी थे। पर्याप्त मात्रा में आदिम पत्थरों के साथ साधना की दर बहुत बढ़ जाएगी। इससे कम प्रतिभा वाले लोगों के नुकसान की भरपाई हो सकती है। कल मेरे पास शराब खरीदने के लिए आदिम पत्थर नहीं होंगे, फिर भी शराब का कीड़ा दिखाई नहीं देना चाहता। क्या मुझे सचमुच मूनलाइट गू लेना होगा और इसे अपने महत्वपूर्ण गू के रूप में परिष्कृत करना होगा? फैंग युआन को असंतुष्टि महसूस हुई। जब वह शराब के 2 बर्तन हाथ में लेकर चल रहा था तो उसे आश्चर्य होने लगा। अकादमी के बुजुर्ग ने कहा, जो पहला व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण गू को परिष्कृत करने में कामयाब होगा, उसे 20 आदिम पत्थरों का इनाम मिलेगा। अभी मैं अनुमान लगाता हूं कि उनमें से बहुत से लोग घर पर ही अपनी गू को निखारने और प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि प्राणमय गू को परिष्कृत करना व्यक्ति की प्रतिभा की परीक्षा है। जिनके पास बेहतर मौलिक प्रतिभा होगी उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा। मेरी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ बिना किसी विशेष साधन के मेरे पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसी समय गू यू फैंगजेंग की आवाज ने उसे पीछे से बुलाया। बड़े भाई, तुम सचमुच शराब खाने में गए थे और शराब खरीदी थी। मेरे पीछे आओ, चाची और चाचा तुम्हें देखना चाहते हैं। फैंग युआन वहीं रुक गया और पीछे मुड़ा। उसने पाया कि उसका छोटा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। बोलते समय हमेशा अपना सिर नीचे झुका लेता था। अभी दोनों भाई एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। तेज हवा का झोंका आया, जिससे बड़े भाई के बिखरे हुए छोटे बाल उड़ गए तथा छोटे भाई के वस्त्र का निचला किनारा इधर उधर लहराने लगा। अभी 1 महीने का छोटा सा समय ही बीता है, फिर भी मनुष्य बदल गया है। जागरण समारोह के 1 सप्ताह बाद बड़े भाई और छोटे भाई में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बड़े भाई फैंग युआन बादलों से गिर गए, प्रतिभा की उपाधि निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दी गई। और छोटा भाई चमक के साथ खिलने लगा, धीरे धीरे एक नए सितारे की तरह उभरने लगा। छोटे भाई फैंग जेंग के लिए इस तरह का परिवर्तन उसकी दुनिया को हिला देने वाला था। अंततः उसे उन भावनाओं का अनुभव हुआ जो उसके बड़े भाई को हुआ करती थी। लोगों द्वारा उस पर आशाएं लगाए जाने की भावना, ईर्ष्या और जलन भरी निगाहों से उसे देखने की भावना। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अचानक एक अंधेरे कोने से खींचकर प्रकाश से भरे स्वर्ग में ले जाया गया हो। हर दिन जब वह जागता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह कोई बहुत ही मधुर सपना देख रहा है। पहले और अब उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसमें दिन रात का अंतर था, जिसके कारण वह अब भी अपनी वास्तविकता पर विश्वास करने में असमर्थ था, लेकिन साथ ही वह उससे पूरी तरह अनभिज्ञ भी था। इसे अनुकूलित करना कठिन था।
कुछ ही समय में वह एक अनजान व्यक्ति से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिस पर सबकी कड़ी नजर रहती थी। लोग हर समय उसकी ओर देखते रहते थे। कभी कभी जब फैंग जेंग सड़क पर चलता था तो वह अपने आसपास लोगों को अपने बारे में बात करते हुए और अपनी प्रशंसा करते हुए सुनता था। उसका चेहरा गर्म हो जाता था और उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। उसकी आंखें दूसरों की निगाहों से बचने की कोशिश करती थीं। वह लगभग ये भी भूल जाता था कि ठीक से चलना कैसे चाहिए। पहले 10 दिनों में गुयू फैंगजेंग दुबला हो गया, फिर भी उसकी ऊर्जा अधिक प्रबल हो गई। उसके हृदय की गहराई से आत्मविश्वास नामक कुछ चीज प्रकट होने लगी। बड़े भाई को पहले भी हमेशा यही महसूस होता था, एक ही समय में कितना सुंदर और कितना दर्दनाक। वह अपने बड़े भाई गुयू फैंगयुआन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इस तरह के ध्यान और चर्चा का सामना करते हुए उसके बड़े भाई ने इसे कैसे निपटा। उसने अवचेतन रूप से फैंगयुआन की नकल करना शुरू कर दिया, हर समय भावहीन दिखने का नाटक किया, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया कि वह इस तरह की शैली के लिए उपयुक्त नहीं था। कभी कभी कक्षा के दौरान किसी लड़की के चिल्लाने से उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। सड़कों पर बड़ी उम्र की महिलाओं की छेड़खानी के कारण कई बार उसे जल्दबाजी में भागना पड़ा। वह उस छोटे बच्चे की तरह था जो चलना सीख रहा था। वह लड़खड़ा रहा था और गिर रहा था, क्योंकि वह अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह अपने बड़े भाई के बारे में सुनने से बच नहीं सका। वह अवसाद में चला गया, शराबी बन गया, रात को घर नहीं गया, कक्षा में चैन की नींद सो गया। उसे ये देखकर बहुत धक्का लगा। उसका अपना बड़ा भाई, जो कभी एक शक्तिशाली व्यक्ति था और जिसे महान प्रतिभा का धनी माना जाता था, अचानक ऐसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगी, उसका बड़ा भाई भी एक सामान्य आदमी था। इस तरह की असफलता और बड़ा झटका किसी को भी अवसाद में डाल देगा। इस समझ के साथ ही फैंगजेंग को अंदर ही अंदर एक अवर्णनीय खुशी का एहसास हुआ। ये भावना ऐसी थी जिसे वह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, फिर भी यह निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। उनके बड़े भाई, जिन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था और जो हमेशा उन्हें छाया में रखते थे, इस समय बहुत उदास और हताश दिख रहे हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उनकी अपनी प्रगति का प्रमाण था, है न? वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, ये वास्तविक सत्य था। इसलिए जब उसने फैंगयुआन को शराब के जार पकड़े हुए, उसके बाल अस्त व्यस्त और कपड़े अस्त व्यस्त देखे, तो गुयू फैंगजेंग को राहत महसूस हुई। उसकी सांस लेना भी बहुत आसान हो गया। लेकिन फिर भी उसने कहा, बड़े भाई, आपको शराब पीना बंद करना होगा, आप ऐसे नहीं चल सकते। तुम्हें पता नहीं है कि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे कितने चिंतित हैं, तुम्हें जागने की जरूरत है। फैंगयुआन भावनाहीन था, उसने कुछ भी नहीं कहा। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। छोटे भाई गुयू फैंगजेंग की आंखें चमक रही थीं, जो एक तेज और तीव्र एहसास दे रही थीं। और बड़े भाई गुयू फैंगयुआन के दो गोले गहरे काले रंग के थे, जो किसी गहरे प्राचीन तालाब के समान थे। ये आंखें फैंगजेंग को एक अजीब दमन का एहसास कराने से खुद को नहीं रोक सकी। कुछ ही देर बाद उसने अनजाने में अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं और कहीं और देखने लगा। लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसे अचानक क्रोध आया। ये क्रोध स्वयं पर ही था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या आप अपने बड़े भाई की तरफ सीधे देखने का भी साहस नहीं जुटा पाते? मैं बदल गया हूं, मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। इन विचारों के साथ उसकी आंखों की तीक्ष्णता वापस लौट आई और उसने फिर से अपने भाई की ओर देखा। लेकिन फैंगयुआन पहले से ही उसकी ओर नहीं देख रहा था। दोनों हाथों में शराब का जार थामे, वह फैंगजेंग के पास से गुजरा और उदास आवाज में बोला, तुम और क्या देख रहे हो? चल दर। फैंगजेंग की सांसें अस्त व्यस्त हो गईं, उसके हृदय में जो शक्ति जमा हो गई थी, वह अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। इससे उन्हें ऐसा अवसाद अनुभव हुआ जिसका वर्णन करना कठिन था। ये देखकर कि उसका बड़ा भाई बहुत आगे निकल गया है, वह अपनी गति बढ़ाकर उसके साथ चलने लगा। लेकिन इस बार उसका सिर नीचे नहीं झुका था, बल्कि सूर्य की ओर उठ गया था। उसकी नज़र अपने पैरों पर टिकी थी जो उसके बड़े भाई फैंगयुआन की परछाई पर चल रहे थे। पूर्व दिशा में सूर्यास्त का रंग लाल था। आसमान अभी भी उजला था, लेकिन सब कुछ धूसर रंग से ढका हुआ लग रहा था। खिड़की से देखने पर दूर दूर तक फैले पहाड़ धीरे धीरे गहरे काले रंग की ओर बढ़ रहे थे। लिविंग रूम में रोशनी मंद थी। चाची और चाचा अपनी कुर्सियों पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे, उनके चेहरे छाया में लिपटे हुए थे, उनके हाव भाव समझ पाना कठिन था। जैसे ही उसने फैंगयुआन को शराब के 2 जार ले जाते देखा, उसके चाचा गुयू डोंगतू की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपना मुंह खोला और बोला, पलक झपकते ही तुम दोनों अब 15 साल के हो जाओगे। चूंकि आप दोनों में गो मास्टर की प्रतिभा है, विशेष रूप से फैंगजेंग में, आपकी चाची और मुझे आप दोनों पर गर्व है। मैं तुम दोनों को 6 टुकड़े आदिम पत्थर दूंगा, ले लो। अपने गु को परिष्कृत करने में बहुत सारा आदिम सार खर्च होता है, इसलिए आपको इन आदिम पत्थरों की आवश्यकता होगी। जैसे ही उसने ये कहा, कुछ नौकर आए और फैंगयुआन और फैंगजेंग को एक एक छोटा थैला दिया। फैंगयुआन ने चुपचाप अपना बैग ले लिया। फैंगजेंग ने तुरंत अपना बैग खोला और अंदर देखा तो उसमें अंडाकार आकार के भूरे सफेद आदिम पत्थरों के 6 टुकड़े थे। उसका चेहरा तुरंत कृतज्ञता से चमक उठा और वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अपनी चाची और चाचा की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। धन्यवाद चाची और चाचा, आपके भतीजे को मेरे आदिम सार को फिर से भरने के लिए आदिम पत्थरों की आवश्यकता है। आप दोनों ने मुझे आज तक पाला है, ये कृतज्ञता मेरे हृदय में अंकित है, मैं इसे आजीवन नहीं भूलूंगा। चाचा मुस्कुराए और सिर हिलाया। चाची ने जल्दी से हाथ हिलाकर गर्मजोशी से कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
यद्यपि आप दोनों सीधे तौर पर हमारे बच्चे नहीं हैं, फिर भी हमने हमेशा आपको अपने बच्चों की तरह पाला है। आप दोनों अपना भविष्य सुरक्षित करने में सक्षम हैं और हमें इस पर गर्व है। अफसोस कि हमारे अपने बच्चे नहीं हैं और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर तुम दोनों सचमुच हमारे बच्चे बन जाओ तो ये सबसे अच्छा होगा। उसके शब्द गहरे अर्थ लेकर आए। फैंग जेंग को ये समझ में नहीं आया, लेकिन फैंग युआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। चाचा ने बीच में टोकते हुए कहा, मैंने इस बारे में तुम्हारी चाची से बात की है। हमने आप दोनों को गोद लेने और एक वास्तविक परिवार बनने के बारे में सोचा। फैंग जेंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तैयार हैं। फैंग जेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही एक खुशी भरी मुस्कान उभर आए और उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो जब से मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हुई है, तब से मैं अपने खुद के परिवार के लिए बहुत तरस रहा हूं। चाची और चाचा के साथ एक परिवार बनने में सक्षम होना, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। चाची के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह हंस पड़ी। तो फिर तुम हमारे अच्छे बेटे हो, क्या तुम्हें हमें चाची और चाचा कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? पापा माँ, फैंग जेंग ने आत्मबोध की स्थिति में अपना बयान बदल दिया। चाची और चाचा खिलखिलाकर हंस पड़े। कितना अच्छा बेटा है, हम पति पत्नी ने तुम्हें 5 साल की उम्र से पालना व्यर्थ नहीं किया और हमने तुम्हें पूरे 10 साल तक पाला है, चाची ने अपने आंसू पोंछे। चाचा ने चुप फैंग युआन को देखा और धीरे से कहा, फैंग युआन, तुम क्या कह रहे हो? फैंग युआन ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। बड़े भाई, गुयू फैंगजेंग उसे सलाह देने ही वाला था, लेकिन अंकल, जिनके स्वर में कोई परिवर्तन नहीं था, ने उसे रोक दिया। अगर ऐसी बात है, फैंग युआन मेरे भतीजे, तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। चूंकि आप पहले से ही 15 वर्ष के हैं, इसलिए आपको स्वतंत्र होना शुरू करना होगा। इस तरह आप आसानी से अपने फैंग वंश को आगे बढ़ा सकेंगे। यहाँ चाचा ने आपके लिए वित्तीय सहायता के रूप में 200 आदिम पत्थर तैयार किए हैं। 200 आदिम पत्थर। फैंग जेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने जीवन में कभी इतने सारे आदिम पत्थर नहीं देखे थे। वह ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फैंग युआन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। फैंग जेंग हैरान था, जबकि चाचा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। चाची का चेहरा भी उदास हो गया था। आंटी और अंकल, अगर और कुछ नहीं हुआ तो आपका भतीजा विदा ले लेगा। फैंग युआन ने उन्हें फिर से बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद वह शराब के बर्तन लेकर तुरंत हॉल से बाहर चला गया। फैंग जेंग अपनी सीट से उठे और बोले, पिताजी, माताजी, बड़े भाई की सोच ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे उसे सलाह देने दोगे? चाचा ने हाथ हिलाकर जानबूझकर आह भरी। अफसोस, इस मामले को जबरदस्ती नहीं बढ़ाया जा सकता। चूंकि तुम्हारे पास हृदय है, इसलिए तुम्हारे पिता होने के नाते मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। नौकरों, युवा मालिक फैंग जेंग का ख्याल रखना और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आपका बेटा विदा ले लेगा। फैंग जेंग पीछे हट गया और लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सूरज पहाड़ के नीचे डूब गया और लिविंग रूम में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में अंधेरे से चाचा की ठंडी आवाज उभरी। ऐसा लगता है कि इस बदमाश फैंग युआन ने हमारी साजिश को भांप लिया है। गुयू कबीले के नियमों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित था कि 16 वर्ष की आयु का सबसे बड़ा बेटा पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की योग्यता रखता होगा। फैंग युआन के माता पिता का निधन हो चुका था और वे अपने पीछे बहुत सारा धन छोड़ गए थे। इसकी देखभाल चाची और चाचा द्वारा की जा रही थी। यह विरासत ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना 200 सार पत्थरों की मामूली राशि से की जा सके। यदि फैंग युआन भी चाची और चाचा द्वारा गोद लिए जाने के लिए सहमत हो जाता, तो वह इस संपत्ति को विरासत में पाने का अधिकार खो देता। यदि फैंग युआन ने इस वर्ष 15 वर्ष की आयु में स्वतंत्र होने का निर्णय लिया, तो वह भी कबीले के नियमों का पालन नहीं करेगा। सौभाग्य से हम फैंग जेंग को हराने में कामयाब रहे और फैंग युआन के पास केवल सी ग्रेड की प्रतिभा है। चाचा ने खुशी महसूस करते हुए एक लंबी सांस ली। तो पति, अगर फैंग युआन 16 साल की उम्र में स्वतंत्र होने का फैसला करती है, तो हम क्या करेंगे? विरासत के बारे में सोचते हुए चाची का स्वर उन्मादपूर्ण था। चूंकि वह अनुशासनहीन तरीके से काम कर रहा है, तो वह हमें दोष नहीं दे सकता। चाचा ने ठंडे स्वर में समझाया, अगर हम उसे कोई बड़ी गलती करते हुए पकड़ लेते हैं और फिर उसे हमारे परिवार से निकाल देते हैं, तो इसे विरासत पर उसका अधिकार छीनने के रूप में माना जाएगा। लेकिन वह बच्चा बहुत चालाक है, वह गलती कैसे कर सकता है? चाची ने हैरान होकर पूछा। चाचा ने तुरंत आंखें घुमाई और गुस्से से फुसफुसाए, तुम सचमुच मूर्ख हो। यदि वह गलती नहीं करेगा तो क्या हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते? शेंकुई को फैंग युआन को बहकाने और हमला करने के लिए चिल्लाने दें, हम उसे मौके पर ही पकड़ लेंगे, उसके नशे में होने के दौरान जंगली व्यवहार करने की कहानी गढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम फैंग युआन को निष्कासित कर सकते हैं। पति जी, आपके पास तो वाकई बहुत बढ़िया योजना है। कितनी शानदार योजना है। उस समय चाची बहुत खुश थीं। रात के घने रंगों ने आकाश को ढक लिया था और आकाश को ढंके हुए तारे तैरते काले बादलों से लगभग छिप गए थे। गांव का प्रत्येक घर धीरे धीरे रोशनी से जगमगा उठा। गुयू फैंगजेंग को एक कमरे में ले जाया गया। युवा मास्टर फैंगजेंग, बूढ़े मास्टर ने मुझे विशेष रूप से आपके लिए इस कमरे को साफ करने के लिए कहा था, मदर शेन ने मेहमाननवाजी भरे लहजे में कहा। उसने अपनी कमर झुका ली, उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। फैंगजेंग ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। ये कमरा उसके पिछले कमरे की तुलना में कम से कम 2 गुना बड़ा था।
कमरे के बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था। खिड़की के पास शीशम की लकड़ी से बनी एक मेज थी जिस पर स्याही और कागज का एक नाजुक सा सेट रखा हुआ था। दीवारें अति सुंदर आभूषणों से सजी हुई थीं और उनके पैरों के नीचे कोई साधारण फर्श नहीं था, बल्कि मुलायम हस्तनिर्मित कालीन की एक परत थी। बचपन से लेकर अब तक फैंग जेंग कभी भी ऐसे कमरे में नहीं रहा था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है, ये वास्तव में बुरा नहीं है, धन्यवाद माँ शेन। माँ शेन चाची और चाचा की सबसे अधिक मूल्यवान व्यक्ति थी। वह घर के सभी दासों की प्रभारी थीं और एक गृह संचालिका थी जो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करती थी। फैंग युआन की सेवा करने वाली लड़की शेन कुई उसकी बेटी थी। माँ शेन हंसी, मैं युवा स्वामी की कृतज्ञता की पात्र नहीं हूँ, यह मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य। युवा स्वामी, अच्छा खाने और अच्छी नींद लेने में संकोच न करें। जो भी आप चाहते हैं, बस अपने बिस्तर के पास लगी घंटी को हिलाएं, कोई तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाएगा। वृद्ध गुरु ने हमें पहले ही निर्देश दे दिया है, अतः इन कुछ दिनों में कृपया अपना पूरा ध्यान साधना पर लगाएं, युवा गुरु। बाकी सारे काम हम पर छोड़ दो। फैंग जेंग के दिल में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया कि इस बार मुझे नंबर 1 बनना ही है और चाची चाचा को निराश नहीं करना है। आकाश में काले बादल घने होते जा रहे थे और रात गहरी होती जा रही थी। रात्रि के आकाश में अधिकांश तारे बादलों से ढक गए थे तथा कुछ तारे धुंधली रोशनी में चमकते हुए आकाश में टिमटिमा रहे थे। चाची और चाचा इस समय मुझे घर से निकालने की योजना बना रहे होंगे। मेरे पिछले जन्म में उन्होंने मुझे भड़काने के लिए गुप्त रूप से नौकरों को उकसाया और फिर मुझे फंसा दिया। फिर उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस जीवन में कोई बदलाव आएगा। फैंग युआन सड़कों पर चलते हुए मन ही मन उपहास कर रहा था। उसने बहुत पहले ही अपनी चाची और चाचा का असली रंग स्पष्ट रूप से देख लिया था, लेकिन वह इसे समझ भी सकता था। लोग धन की खोज में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। चाहे पृथ्वी पर हो या इस संसार में, हमेशा ऐसे कई लोग होंगे जो अपने स्वार्थ और लाभ के लिए रिश्तेदारी, मित्रता और प्रेम को कुचलने के लिए तैयार रहेंगे। वास्तव में रिश्तेदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। शुरुआत में जब चाची और चाचा ने फैंग युआन और फैंग जेंग को अपने साथ रखा तो उनका एकमात्र उद्देश्य विरासत की तलाश करना था। बस इतना ही था कि दोनों भाई बार बार अप्रत्याशित रूप से मिलते थे। सभी चीजें आसान होने से पहले कठिन होती हैं। मेरे लिए तो यह मामला और भी अधिक गंभीर है। प्रथम तो मुझमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, दूसरे मुझे शिक्षक जैसा स्नेह नहीं मिलता। ये शून्य से परिवार का पालन पोषण करने के बराबर है, लेकिन मेरे माता पिता की विरासत के साथ यह मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ कहा जा सकता है। मेरे पिछले जन्म में चाची और चाचा ने मेरी विरासत छीन ली थी और इस कारण मुझे प्रथम श्रेणी के शिखर तक पहुंचने के लिए पूरे 2 साल बर्बाद करने पड़े। इस जीवन में मैं वही गलती नहीं दोहरा सकता। चलते समय फैंग युआन अपने मन में विचार कर रहा था। घर पर रुकने के बजाय वह शराब के 2 जार उठाकर गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। रात गहराती गई और काले बादलों ने तारों की रोशनी को छिपा दिया। पहाड़ी हवा चलने लगी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। पहाड़ पर बारिश आ रही थी, लेकिन उसे अभी भी खोज करनी थी। अपने माता पिता की विरासत पाने के लिए उसे 16 वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा, और फूल मदिरा भिक्षु का खजाना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह अल्पावधि में प्राप्त कर सकता था। सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। सड़क के किनारे के घरों में मंद रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ छोटे छोटे कूड़े कचरे और पत्ते हवा से उड़कर इधर उधर बिखर गए। फैंग युआन के पतले कपड़े पहाड़ी हवा को रोक नहीं सके और वह ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने बस शराब का बर्तन खोला और थोड़ा सा शराब पी लिया। यद्यपि वह मटमैली शराब थी, लेकिन उसे निगलने के बाद उसे एक गर्माहट सी महसूस हुई। इन कुछ दिनों में यह पहली बार था कि उसने शराब पी थी। वह गांव से जितना दूर निकलता गया, सड़क के किनारे घर उतने ही कम होते गए और रोशनी उतनी ही मंद होती गई। उसके सामने तो और भी अंधेरा था। पहाड़ी जंगल में तेज हवा चल रही थी। रात में शाखाएं हिल रही थीं और सीटी जैसी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों का झुंड दहाड़ रहा हो। फैंग युआन की गति धीमी नहीं हुई। वह गांव के विशाल प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर अंधेरे में चला गया और आगे बढ़ता चला गया, और उसके पीछे हजारों घरों की चमकदार और शानदार रोशनियां थीं। इन रोशनियों में एक गर्म कोना था। छोटा भाई फैंग जेंग अपनी मेज पर बैठा था और कक्षा के दौरान लिखे गए नोट्स की समीक्षा कर रहा था। घर में रोशनी तेज चमक रही थी और ठोस दीवार ने ठंडी हवाओं को रोक रखा था। उसके हाथ के पास गर्म जिनसेंग चाय का एक कप था। कप से भाप उठ रही थी। युवा मास्टर फैंग जेंग, आपके लिए गर्म स्नान का पानी तैयार किया गया है। दरवाजे के बाहर शेन कुई की आवाज धीरे से सुनाई दी। फैंग जेंग का दिल धड़क उठा। तो कृपया इसे अंदर ले आओ। शेन कुई कमर झुकाए प्रसन्न भाव से कमरे में चली गई। आपका सेवक युवा स्वामी को नमस्कार करता है। उसकी आंखें फैंग जेंग की ओर कामुक दृष्टि से देख रही थीं। फैंग युआन केवल सी ग्रेड प्रतिभा थी, लेकिन फैंग जेंग ए ग्रेड प्रतिभा थी। उसे पा लेना सचमुच सबसे बड़ा सौभाग्य है। हल्की थपकी। बारिश की बड़ी बड़ी भारी बूंदें धरती पर गिर रही थीं, जो हरे भरे बांस के घर की छत से टकरा रही थीं और कर्कश आवाजें पैदा कर रही थीं। बारिश के कारण भवन के सामने तालाब की सतह लहरों से भर गई थी। पानी में मछलियां तैर रही थीं। तालाब की तलहटी में जलीय पौधे लहरा रहे थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। जहां तक नजर जाती थी, वहां तक बारिश की मोटी चादर ने दृश्य क्षेत्र को धुंधला कर रखा था।
कुछ मंद रोशनी वाले कमरे में खिड़की खुली थी और फैंग युआन चुपचाप भारी बारिश को देख रहा था और आहें भर रहा था। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी हैं। 3 दिन पहले की रात को वह शराब की 2 बोतलें लेकर गांव से बाहर निकला था और आसपास खोज रहा था। लेकिन जब देर रात हो गई तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि वह पूरी तरह भीग गया था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि ऐसी स्थिति में वह अब और खोज नहीं कर सकता था। बारिश का पानी शराब की खुशबू को तुरंत धो देगा। साथ ही यदि वह ऐसी परिस्थितियों में खुद को तलाशी लेने के लिए मजबूर करता है तो इससे संदेह पैदा हो सकता है। यद्यपि पहले वह अपने वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने के लिए एक उदास शराबी व्यक्ति बनने का नाटक करता था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने आसपास के अन्य लोगों की बुद्धिमत्ता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही दूसरों को मूर्ख समझेगा। इस प्रकार इस लाचारी के तहत फैंग युआन केवल अपनी खोज को रोक सकता था। ये भी बताना जरूरी नहीं कि जिस समय बारिश शुरू हुई उसके बाद से बारिश लगातार जारी रही। कभी यह भारी हो जाता था, कभी हल्का, लेकिन ये कभी रुका नहीं। मुझे लगता है इस तरह से मैं कुछ समय तक शराब के कीड़े को नहीं ढूंढ पाऊंगा। सुरक्षित रहने के लिए मैं केवल मूनलाइट गू को परिष्कृत करना ही चुन सकता हूं। जब मैं इसे परिष्कृत कर रहा हूं, यदि इस प्रक्रिया के दौरान मुझे लिकर वम मिल जाए तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन यदि नहीं मिल पाया तो मुझे यही करना होगा। लेकिन ये बात बहुत सामान्य है, साफ आसमान से भी तूफान उठ सकता है, कभी भी कुछ अप्रत्याशित घट सकता है। इस संसार में कौन ऐसा है जो बिना किसी बाधा के सब कुछ कर सके तथा उसकी यात्रा उत्तम हो। फैंग युआन के विचार बहुत शांत थे। उसके 500 वर्षों के अनुभव ने उसके अंदर की आवेगशीलता को धो डाला था, जो पहले उसमें शायद ही कभी थी। उसने दरवाजा और खिड़की बंद कर ली और बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ बार सांस लेने के बाद अपनी मनस्थिति को शांत किया। अगले ही क्षण उसके मन में अपने आदिम छिद्र का दृश्य प्रकट हो गया। ये छिद्र भले ही उसके शरीर के अंदर स्थित था, लेकिन ये रहस्यमय रूप से असामान्य था, असीम रूप से बड़ा और फिर भी असीम रूप से छोटा। छिद्र की बाहरी परत प्रकाश की परत थी। सफेद रोशनी का प्रभाव पतला था, लेकिन फिर भी इसने एपर्चर को अच्छी तरह से सहारा दिया। छिद्र में आदिम सार का एक समुद्र था। समुद्र का पानी हरे तांबे के रंग का था। समुद्र की सतह दर्पण की तरह साफ और शांत थी। पानी का स्तर छिद्र की ऊंचाई का लगभग आधा था। समुद्र का संपूर्ण आयतन द्वार के 44% भाग पर फैला हुआ था। ये प्रथम श्रेणी के गोमास्टर का हरा तांबे जैसा प्राचीन समुद्र था और समुद्री जल की प्रत्येक बूंद प्राचीन सार थी। ये फैंग युआन की जीवन की मौलिक शक्ति और उसके सार, जीवन शक्ति और आत्मा का संघनन था। आदिम सार की प्रत्येक बूंद कीमती थी, क्योंकि वह गोमास्टर की जड़ थी और शक्ति का स्रोत थी। गोमास्टर्स को गो को परिष्कृत करने और उपयोग करने के लिए आदिम सार पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। जैसे ही उसने अपना ध्यान आदिकालीन समुद्र से हटाया, फैंग युआन ने अपनी आंखें खोलीं और मूनलाइट गो को पुनः प्राप्त कर लिया। चांदनी गो चुपचाप उसकी हथेली के बीच में बैठी थी, जो एक घुमावदार नीले चंद्रमा की तरह थी, छोटी और क्रिस्टलीय। एक साधारण विचार से उसके छिद्र में स्थित आदिम समुद्र उछल पड़ा और आदिम सार की एक धारा समुद्र की सतह से टूटकर शरीर से बाहर निकल गई और अंततः चंद्रोदय गो में जा गिरी। चांदनी गो अचानक नीली रोशनी में प्रचंड रूप से विकीर्ण हो गई। फैंग युआन की हथेली में थोड़ा कांपते हुए आदिम सार के प्रवाह का विरोध कर रही थी। गो स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं, जो दुनिया के रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं, प्रकृति के नियमों के वाहक हैं। वे जीवित प्राणी हैं जो आकाश के नीचे स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं, प्रत्येक अपनी इच्छा के साथ पैदा होता है। अभी फैंग युआन इसे परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब होगा इसकी इच्छा शक्ति को मिटा देना। खतरे को भांपते हुए मूनलाइट गो ने स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध किया। शोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। चांदनी गो एक घुमावदार अर्धचंद्र की तरह थी। जैसे ही हरे तांबे का आदिम सार अर्धचंद्र में डाला गया, अर्धचंद्र के 2 नुकीले सिरे हरे हो गए। धीरे धीरे ये हरे तांबे का सार अर्धचंद्र के मध्य तक फैलने लगा। 3 मिनट से भी कम समय में फैंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया था। आदिम सार की एक बड़ी मात्रा लगातार मूनलाइट गो में डाली गई, जिससे उसे कमजोरी महसूस हुई, जिसने तेजी से उसके दिल पर हमला किया। 1%, 2%, 3%, 8%, 9%, 10%। 10 मिनट बाद फैंग युआन के आदिम समुद्र ने आदिम सार का 10% उपयोग कर लिया था। फिर भी नीले क्रिस्टलीय मूनलाइट गो की सतह पर अर्धचंद्र के 2 सिरों पर हरे तांबे के सार के बिंदुओं ने केंद्र की ओर केवल एक छोटे से क्षेत्र का विस्तार किया। मूनलाइट गो का प्रतिरोध अत्यधिक मजबूत था। सौभाग्य से फैंग युआन ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ता दिखाई और मूनलाइट गो में और अधिक सार डाला। 1%, 2%, 3%। अगले 20 मिनट के बाद फैंग युआन के शरीर में आदिम सागर केवल 14% ही बचा था। मूनलाइट गो पर हरे तांबे का सार थोड़ा फैल गया था। हरे सार की 2 नोकें मिलकर मूनलाइट गो की सतह को लगभग 1/12 तक ढक रही थी। मूनलाइट गो की शेष सतह अभी भी हल्के नीले रंग की थी। गो को परिष्कृत करना बहुत कठिन है, फैंग युआन ने इसे देखते हुए आह भरी। उन्होंने आदिम सार के प्रवाह को रोक दिया तथा शोधन प्रक्रिया को रोक दिया। अब तक वह आधे घंटे से शोधन कर रहा था। उसके छिद्र में मौजूद आदिम समुद्र ने आधे से अधिक भाग पी लिया था और केवल 14% आदिम सार ही बचा था। और मूनलाइट गो को केवल 1/12 तक परिष्कृत किया गया था। मामले को बदतर बनाने के लिए मूनलाइट गो अभी भी अपना हल्का नीला प्रभामंडल उत्सर्जित कर रहा था।
हालांकि फेंग युआन ने शोधन बंद कर दिया था, फिर भी मूनलाइट गू ने प्रतिरोध करना बंद नहीं किया। यह अभी भी फेंग युआन के हरे तांबे जैसे आदिम सार को बाहर निकाल रहा था। फेंग युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसने मूनलाइट गू में जो आदिम सार डाला था, उसे मूनलाइट गू द्वारा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर धकेला जा रहा था। इसकी सतह पर चंद्र अर्धचंद्र के दोनों सिरों पर स्थित हरे तांबे का सार धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। इस कमी की गति के आधार पर लगभग 6 घंटे बाद मूनलाइट गो फेंग युआन के सभी आदिम सार को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम हो जाएगा। उस समय जब उसे इस गु को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी तो उसे फिर से शुरू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार जब गु को परिष्कृत किया जाता है तो ये दो सेनाओं के बीच लड़ाई स्थितिगत युद्ध या क्षय युद्ध की तरह होता है। यद्यपि मैंने गु का 1/12 भाग परिष्कृत कर लिया, फिर भी मैंने अपने आदिम सार का 3/4 भाग बर्बाद कर दिया। गु को परिष्कृत करते समय गु मास्टर को अपनी जीत को मजबूत करते हुए परिष्करण प्रक्रिया में निरंतर लगे रहते हुए अपने आदिम समुद्र को फिर से भरना होता है। एक गुई का परिष्कार उसके आदिम सार को बदलने में कौशल और एक स्थायी लड़ाई के धैर्य का परीक्षण है। फेंग युआन ने कुछ सोचते हुए अपने पैसों के थैले से एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकाला। एक गु मास्टर के पास भस्म हुए आदिम सार को पुनः प्राप्त करने के 2 तरीके थे। पहला तरीका प्राकृतिक उपचार था। कुछ समय के बाद आदिम समुद्र स्वाभाविक रूप से आदिम सार की पूर्ति कर लेगा। फेंग युआन जैसी सी ग्रेड प्रतिभा के मामले में आदिम सार का 4% पुनः पूर्ति करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। 6 घंटे में ये कुल मात्रा का 24% अंक पुनर्प्राप्त कर सकता है। दूसरा तरीका था आदिम पत्थर से सीधे प्राकृतिक सार को अवशोषित करना। ये प्राचीन पत्थर प्रकृति का ही एक खजाना है। संघनित प्राकृतिक आदिम सार के रूप में इसे अवशोषित करते समय आदिम समुद्र का जल स्तर निरंतर गति से बढ़ रहा था, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। लगभग आधे घंटे के बाद आदिकालीन समुद्र पुनः अपने मूल आयतन 44% तक भर गया। इस स्तर पर समुद्र का बढ़ता जल स्तर अचानक रुक गया। हालांकि छिद्र के अंदर अभी भी जगह थी, फिर भी फेंग युआन और अधिक आदिम सार को संग्रहित नहीं कर सका। यह उनकी सी ग्रेड प्रतिभा की सीमा थी। इस प्रकार यहां से व्यक्ति अपनी साधना प्रतिभा के स्तर का महत्व देख सकता है। प्रतिभा जितनी अधिक होगी, छिद्र उतना ही अधिक आदिम सार धारण कर सकेगा तथा आदिम सार की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति उतनी ही तेजी से होगी। फेंग युआन के मामले में एक गु को परिष्कृत करने और उसके परिणामों को ठोस बनाने के लिए उसे आदिम पत्थरों को अवशोषित करना होगा, क्योंकि उसकी आदिम सार की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति दर उसे बाहर निकालने वाली मूनलाइट गु की दर को पराजित नहीं कर सकती। हालांकि ए ग्रेड प्रतिभा वाले फेंग जेंग के मामले में वह हर घंटे 8% आदिम सार की भरपाई कर सकता था। 6 घंटों में वह 48% आदिम सार को पुनः प्राप्त कर लेता था और उसी समय सीमा में मूनलाइट गु केवल 3% आदिम सार को बाहर निकाल सकता था। फेंग जेंग को किसी प्राचीन पत्थर की बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं थी। वह इस प्रक्रिया में कुछ विश्रामों के साथ परिष्करण जारी रख सकता था और कुछ ही दिनों में मूनलाइट गु को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता था। यही कारण था कि फेंग युआन को शुरू से ही पता था कि मूनलाइट गु को परिष्कृत करने के इस परीक्षण में उसे कभी भी प्रथम स्थान प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। इसका किसी व्यक्ति की वास्तविक ताकत से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि पहला कारक तो प्रतिभा का स्तर था। दूसरा कारक आदिकालीन पत्थर होंगे। यदि आदिम पत्थरों की प्रचुरता हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के बी ग्रेड की प्रतिभा भी ए ग्रेड की प्रतिभा से आगे निकल सकती है और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है। मेरे हाथों में प्राचीन पत्थरों के 6 टुकड़े हैं। मैं गु यू मोबेई या गु यू चीचेन से तुलना नहीं कर सकता। ये ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के बड़े सदस्य पीछे से उनका समर्थन करते हैं। मेरी प्रतिभा सी ग्रेड की है और इसकी तुलना फेंग जेंग से नहीं की जा सकती, जिसकी प्रतिभा ए ग्रेड की है। इस टेस्ट में मुझे जीतने का कभी मौका नहीं मिला। क्यों न मैं अपनी ऊर्जा को दूसरी ओर मोड़कर शराब के कीड़े की तलाश में निकल जाऊं। यदि मैं शराब के कीड़े को अपने महत्वपूर्ण गु में बदल सकूं तो यह चांदनी गु से कहीं अधिक बेहतर होगा। खिड़की के बाहर बारिश की आवाज धीमी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बारिश रुकने वाली है। 3 दिन और 3 रातों से बारिश जारी है। अब इसे बंद कर देना चाहिए। फेंग युआन ने मूनलाइट गु को अपने पास रख लिया और अपने बिस्तर से नीचे उतर गया। जैसे ही वह खिड़की खोलने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर उसके नौकर शेन कुई की आवाज आई, युवा मालिक फेंग युआन, यह मैं हूँ। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खाना और शराब लाया हूँ। युवा स्वामी खा पी सकते हैं और कुछ उदास भावनाओं को कम कर सकते हैं।